अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाज़ेब अहमद। बहुत सारी दुआओं के साथ एक बानो कुसिया जी का एक कोट करते हुए कि पता है मोहब्बत क्या है। वो रब ताला रोज हमारे गुनाहों को देखता है, हमारी कोताहियों को देखता है, हमारी लापरवाहियों को देखता है और फिर हर सुबह फरिश्तों को हुक्म देता है कि हमारा रिस्क देकर आए। ये है मोहब्बत। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने खास ज़ुबान में रखे। इस प्रोग्राम के साथ करते हैं शुरुआत जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच। तो हम प्रोग्राम में सबसे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं तमाम स्टोरीज का। सबसे पहले हम बात करेंगे एक अच्छी खबर तमाम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने पाकिस्तानियों का एक बार फिर दिल जीत लिया है। आदत पड़ गई बार बार दिल जीतने की हमारी टीम को। नजर नहीं लगा माशाल्लाह माशाल्लाह। होम ग्राउंड पे जनाब पाकिस्तान ने जो है बहुत जबरदस्त स्टार्ट किया है। T20 का मेरे ख्याल इससे प्यारा आगाज नहीं हो सकता था। यस, हम मेजबान हैं और वो एक लम्हा जो कल के थे, मैं ऑन स्क्रीन देख रही थी कैसे वो टीम्स आई हैं और किस तरीके से वो पुरअज़्म है। लेकिन आई थिंक कंग्रेचुलेशंस एंड कुडोज टू पाकिस्तान टीम। बिल्कुल, होम ग्राउंड पर हमने वेस्ट इंडीज को पहले मैच में T20 की शिकस्त दी है। 63 रन से हम मैच जीत गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हैदर अली मैन ऑफ द मैच करार पाए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा। तकरीबन पाकिस्तान ने 200 रन बनाए थे और वेस्ट इंडीज को चेज नहीं कर सकी। तो खैर ये तो मैच की सूरत हाल हो गई, लेकिन मैच के बाद हमने ये देखा कि ट्रैफिक की काफी प्रॉब्लम्स रही हैं मुख्तलिफ रूट्स पर। कराची वालों को बता दें कि गरीबाबाद से कारसाज जाने वाले लोगों को हसन स्क्वायर फ्लाईओवर और कारसाज जाने के लिए इजाजत नहीं है। ये रास्ते जो आपको सारे रूटीन अभी आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए जब क्रिकेट आता है, जब इस तरह के इवेंट आते हैं, तो ये हमें कॉम्प्रोमाइज शाज़ेब करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो अलग बात है कि हम कामयाबियां समेट रहे हैं और ये भी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि रवा बरस T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की 18वीं कामयाबी थी ये। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2018 में 17 T20 मैचेस जीते थे। लेकिन इन कामयाबियों के साथ साथ, जैसे कि माया भी जिक्र कर रही है, ट्रैफिक प्लान पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जो ट्रैफिक कंट्रोल है, जो पुलिस है, वो भी इस पर ध्यान दे रही है और फेसबुक पर उन्होंने ट्रैफिक प्लान शेयर भी किया है, तो आप लोग वहां जाकर भी देख सकते हैं, ताकि आप लोग भी एहतियात करें, उन रूट्स पर ना जाएं जहां पर ट्रैफिक जैम है या जहां पर ट्रैफिक का दबाव कुछ ज्यादा है। आगे चलते हैं और आगे चलकर बात कर लेते हैं उस चीज की जो कि हम सब के लिए बहुत जरूरी है, सेहत जिसका हम सबको ख्याल होता है, और खासतौर पर हमारे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनको सहूलियात नहीं मिल पाती, उनके लिए सेहत कार्ड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इस बात पे भी हम आगे प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है और इसके लिए क्या इकदाम हुए गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत प्यारा जो है सरप्राइज है। यहाँ बता देते हैं कि खान साहब ने अपना वादा वफा किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पंजाब में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा किया है। इस पर आगे चलकर तफसीलन बात करेंगे। और अभी आपको ये बता देते हैं कि पोलियो फ्री पाकिस्तान जो कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अपनी जनरेशंस के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए, उनके एक ब्राइट और हेल्दी फ्यूचर के लिए। ये पोलियो मुहिम को कामयाब बनाना आपका और मेरा काम है और इस प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। बिल्कुल, मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है और ये शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सिंध में 19 दिसंबर जबकि पंजाब में 17 दिसंबर तक इंसदादे पोलियो मुहिम जारी रहेगी। तो आप सबसे भी हमारी यही गुजारिश है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको पोलियो की जो डोज है वो लाजमी लगाएं, बहुत जरूरी है। एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से ये किरदार निभाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खुदगर्जी की भी कोई इंतहा होती है। न्यूजीलैंड की शहरी ने क्या किया, 10 बार एक वैक्सीनेशन लगवा ली। मतलब हम आपको कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगवाते ही चले जाएं। न्यूजीलैंड में कुछ ऐसा हुआ है कि एक शख्स ने 10 बार वैक्सीन लगवाई है और तिबी माहिरीन इसको बहुत नुकसानदेह भी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जाके अपना चेकअप करवाएं। लेकिन उन्होंने इसका मुआवजा भी जो है वो वसूल किया है ना, और उन्हें पैसे भी लिए उसके। ये तो बड़ी अजीब सी शेडी सी बात है, लेकिन इसके बारे में भी इंशाल्लाह बात होगी आगे। और कराची वालों हो जाओ होशियार, क्योंकि अब सिर्फ कंबल से नहीं बात बनने वाली, आपको बाकायदा अब ठंड का प्रॉपर घरों में और अपने कपड़ों में और जिंदगी में इंतजाम करना पड़ेगा। मतलब हीटर्स ऑन करेंगे कैसे जब गैस नहीं आएगी माया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सर्दी में इजाफा हो गया तो महकमा मौसमियात ये हमें खौफ दिला रहा है कि कराची में भी सिंगल डिजिट में ये सर्दी जो है वो इसकी शिद्दत बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ मुल्क भर में भी दिसंबर में बारिशों का आगाज होने वाला है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने वाला है। तैयारी पकड़ लें। तो हो गई ना गुड मॉर्निंग। कैसी ठंडी ठंडी जबरदस्त गरम खबरें आपको बताई है हमने तो आपको, ताकि ठंड भी आपसे बर्दाश्त हो। और आगे प्रोग्राम को करते हैं आगाज हम शाज़ेब। एक वफा जो वादा खान साहब कर गए वो वादा वफा हो गया, सेहत कार्ड की खबर। बिल्कुल, हम बाकायदा आगाज कर चुके हैं। तो अब सबसे पहले जैसे माया जिक्र कर रही है, सेहत कार्ड का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तमाम मुस्तहिकीन जिनको सेहत कार्ड की जरूरत होती है उनको ये सहूलत फराहम की जा रही है। पाकिस्तान
पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विजन था और उन्होंने कहा था कि सेहत की सहूलियात है। और रियासत मदीना की जब बात करते हैं तो बेसिक जो चीज़ है वो सबसे पहले एजुकेशन, तालीम खासतौर पर और सेहत, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं माया। और आप देखिए ना कितनी लोग, फैमिलीज हमारे, हम देखते हैं कि पूरी पूरी जिंदगी उनको लग जाती है जमा करने में, उनकी सेविंग्स करने में, और जब खुदा न खास्ता कोई अलील होता है, कोई इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी आती है, वो सारी जमा पूंजी उनकी लग जाती है और उसके बावजूद लोगों का इलाज नहीं हो पाता, लोग इलाज बेसिक से महरूम रह जाते हैं। इस अंधेरी घड़ी में जहां महंगाई की खबरें हर दिन आपको सुनाई दे रही हैं, हर दिन कोई ना कोई ये खबर आती है, उसमें इस अंधेरे में क्या ये उम्मीद की किरण नहीं है शाहज़ेब? बिल्कुल उम्मीद की किरण भी है और बहुत अच्छी खबर भी है तमाम लोगों के लिए। जैसा कि हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने पहले खैबर पख्तूनख्वा में इस सेहत कार्ड का इजरा किया और अब पंजाब में हो गया है, तो इसके बाद ये कहा जा सकता है कि तमाम वो मुस्तहिक लोग जो कि चाहते हैं और जिनकी ज़रूरत है ये सेहत कार्ड, उन सबको सेहत कार्ड मिल सकेगा, वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और ख़ासतौर पर जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं, लोगों की जमा पूंजी होती है, लोग अपनी चीज़ें बेच कर अपने प्यारों का इलाज कराते हैं क्योंकि वो उनको खोना नहीं चाहते, वो चाहते हैं उनका बेहतर से बेहतरीन इलाज हो सके। इसी वजह से सेहत कार्ड बहुत ज़रूरी है और इसका इजरा कर दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से। इसी पर हमें ज्वाइन किया है बात करने के लिए रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान बसरा साहब ने। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उस्मान साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि हर मुस्तहिक के लिए इलाज अब मुमकिन हो सकेगा, थोड़ा सा वाज़ेह कर दें इसके साथ साथ कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विजन था उसके मुताबिक अब सेहत कार्ड का इजरा हो गया है, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, किस तरीके से ये प्रोवाइड किया जाएगा तमाम लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया। और आज सुबह सुबह जो बड़ी अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान के जो नेशनल टेलीविज़न है उसमें से एक हमारे जो 92 न्यूज़ के आप दोनों जो एंकर्स हैं उनको मुबारकबाद कि आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक चुना है आज की पदाई के लिए। देखिए, जब इतना घुटन का माहौल हो, हर तरफ एक नेगेटिविटी है, तो आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक ऐसी चीज़ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म लेके आए हैं पाकिस्तान के आम लोगों के लिए। वो आम लोग जो हमेशा पाकिस्तान की सियासत के नारों का महवर रहे हैं, वो आम लोग जिसके लिए आज तक कभी कुछ नहीं किया गया। हम यहाँ बड़ी देर से शाहज़ेब और माया सुनते रहे, रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत होगी माँ के जैसी, लेकिन रियासत ने कभी माँ की तरह उस तरह किरदार अदा नहीं किया क्योंकि हमारे जो सियासी एलीट थी, हमारे जो सियासी रहनुमा थे, जो भी इक़्तिदार के अंदर थे, उन्होंने कभी ये कोशिश ही नहीं की। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, उसमें सेहत कार्ड का इजरा कर दिया गया है। अब मैं आपको आम फहम ज़ुबान में बताना चाहता हूँ कि सेहत कार्ड क्या है। देखिए, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो के अंदर कहा कि एक बीमारी की सूरत में किसी भी घराने के ऊपर जो मतवसत है और बिलो द मतवसत भी हैं, लोग गुर्बत की लकीर के पास भी हैं, वहाँ पे बीमारी का आना एक अज़ाब था। फिर उसका इलाज करवाने के लिए इंतज़ामात करना, मुआशी तौर पर उसको कहीं से इंतज़ामात करना, ये उससे बड़ा अज़ाब था। अब वज़ीर-ए-आज़म ने जो हमने इलेक्शन लड़ा, हमारा एक बुनियादी जो उसका एक सुतून था वो था कि रियासत माँ के जैसी होगी। और प्राइम मिनिस्टर ने जो ही वो वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस के अंदर आए कहा कि हम मदीना की इसी रियासत को बनाएंगे जिसमें पहली सबसे बात यह है कि रियासत अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी हर दो सूरतों में, मुआशी तौर पर भी, तालीमी तौर पर भी और उनके समाजी तौर पर भी। आज जब ये सेहत कार्ड का इजरा किया गया है पंजाब के अंदर, ये गेम चेंजर मनसूबा KPK के अंदर पूरी ज़बरदस्त तरीके से इसको लोगों ने देखा और उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई। अब पंजाब के अंदर जहाँ पे 13 करोड़ लोग हैं, उसमें हमने पहले फ़ेज़ के अंदर साहिवाल और जो आपका DI खान है वहाँ पे हमने इसको इजरा किया दोनों डिवीज़न के अंदर, जहाँ पे 80 लाख घरानों ने इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं, जो कि हमने एक ट्रायल बेस के ऊपर किया। अब उसको हम पूरे पंजाब के अंदर 1 जनवरी से लेके आ रहे हैं। अब आपने पूछा ये किस तरह होगा, हर वो शहरी जो अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के ऊपर पंजाब का उसका एड्रेस है, मुस्तकिल सकूनत का जो उसका पता है वो पंजाब का है, तो वो खुद ब खुद अहल हो जाएगा बीमारी की सूरत में अपने और अपने ख़ानदान का मुफ्त इलाज करवाने का, जिसकी मालियत 10 लाख रुपया होगी। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत हुकूमत पाकिस्तान उसके इलाज की, उसके ख़ानदान के इलाज की जिम्मेदारी लेगी और उसको इसके लिए कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिंपली जहाँ भी जाएगा हॉस्पिटल के अंदर। बसरा साहब आपकी इस बात से कंटिन्यू कीजिएगा, बात काट रही हूँ माजरत। क्या खान साहब ने ये 10 लाख, जब बहुत ज़बरदस्त बात आपने की, क्या खान साहब ने गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म कर दिया? प्लीज़ कंटिन्यू। देखिए इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़िह है, हर वो आदमी जो अपने आप को मुस्तहिक गर्दानता है वो इसके लिए अहल है।
और इसके लिए अब हमें एक कौमी जिम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है। देखिए बाज़ औक़ात मुझ जैसे सफ़ेद पोश लोग भी अपने किसी इस तरह की आफत में 10 लाख का इलाज नहीं करवा सकते। दिल की बीमारी हो जाए, स्टंट के लिए जाना पड़ जाए, आपको कोई मसला हो जाए आपके घर में, सफ़ेद पोश लोग भी नहीं जा सकते जिनका सफ़ेद पोशी का भरम है। अब आपकी हुकूमत, अब आपकी रियासत अपने सफ़ेद पोश और गरीब के साथ खड़ी होगी साहिबान बन के। जब आप किसी बीमारी की सूरत में जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आएगी, आप जाएंगे, आपको बिला किसी सिफारिश के, बगैर किसी चीज़ के, अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपको हॉस्पिटल खुद इंशाल्लाह मुफ्त अदवाइयात और इलाज करेगा। अच्छा, यहाँ पर आप हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे हैं उस्मान साहब, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अपना सेहत कार्ड लेकर जाएं हॉस्पिटल में और वहाँ पर इस्तेमाल कर लें, लेकिन क्या ये तमाम हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हो सकेगा या कोई मुख्तस किए गए हैं खास अस्पताल जहाँ पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं लोग? नहीं शाहजेब, इसके लिए हमने एक क्राइटेरियन बनाया है जो हॉस्पिटल इसके पैनल के ऊपर आएंगे, और वो हॉस्पिटल जो कि किसी भी लोकेलिटी के अंदर मौजूद हैं उनको हमने कहा है कि वो आएँ और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और मैं आपको इसमें मज़े की बात बताऊं, कल जब इसकी तकरीब हुई, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक प्राउडली ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, जब आपने 3 साल पहले इसका आइडिया हमारे सामने फ्लोट किया तो आपने कहा था कि इससे जो सेहत आमा के अंदर इन्वेस्टमेंट है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल हैं वो भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। आप उनके प्राइवेट सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल देख रहे हैं कि पाकिस्तान, पंजाब के अंदर 13 करोड़ की आबादी को हुकूमत इलाज की सहूलियत देगी, तो आप हर हॉस्पिटल जो है वो रश करेगा और वो कोशिश करेगा कि वो इस पैनल के ऊपर आए। उसके लिए हम तमाम हॉस्पिटल को ओपनली कह रहे हैं कि आप आइए, इसको रजिस्टर कीजिए हमारे साथ, ताकि आप अपने हेल्थ कार्ड को, लोगों को जो फैसिलिटी दे रहे हैं उसमें अपने बिजनेस का शेयर भी करें और लोगों की खिदमत भी करें। बस साहब, पंजाब और KPK के हवाले से तो लॉन्च किया गया। अब मेरा सवाल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिंध के लिए भी कोई प्लान्स या कोई प्रोग्राम्स का जो है वो कोई ऐसा गोल रखते हैं, कोई ऐसी उनकी ड्रीम है जो सिंध के लोगों के लिए भी कोई ऐसी सहूलत मुहैया की जाए? देखिए माया, ये देखिए कि आज आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर सियासी शोबदाबाजी पे यकीन रहे, पॉलिटिकल ऑस्टेंटिएशन पे यकीन नहीं कर रहे। अगर वो कर रहे होते तो एकदम कहते कि हम पूरे पाकिस्तान में इसको लॉन्च कर रहे हैं। हमने सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत हो या इस तरह की कोई भी, हमने पहले KPK के अंदर उसको ट्राई किया, फिर हम पंजाब में लेके आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं माया आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज आपका वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म नहीं है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की फेडरेशन के हर यूनिट का, हर आदमी का जो पाकिस्तानी शहरी है उसका वज़ीर आज़म है। हमने सेहत इंसाफ कार्ड के पंजाब में इजरा के वक्त पे ही सिंध की हुकूमत को भी कहा कि आप हमारे साथ ऑन बोर्ड आएँ। लेकिन माया, मैं आपको बड़ी ही दिल गिरफ्तगी से ये बात बता रहा हूँ, बोझल दिल से बता रहा हूँ कि सिंध के अंदर जो हुकूमत है, अनफॉर्चुनेटली वो सेहत इंसाफ कार्ड या किसी भी ऐसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए मरकजी हुकूमत यानी कि प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम के साथ ताउन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये बड़ी दिल गिरफ्तगी का आलम है। हर चीज़ के अंदर सिंध की हुकूमत ने जो है वो सियासत की है। हत्ता कि अभी 2-3 दिन रोज़ पहले वज़ीर आला सिंध साहब जो है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयान भी दाग डाला, कोरोना के अंदर सहूलियात हों। अब आपको मैं बताऊं, सिंध के अंदर हमारी हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन सिंध पाकिस्तान है और वज़ीर आज़म के दिल के करीब है। हमने एहसास प्रोग्राम के तहत जब आम आदमी की ज़िंदगी में कोरोना की वजह से मुश्किल पैदा हुई और हमने 200 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के आम गरीब आदमी में। आपको बताऊं सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कहाँ गया? वो सिंध के अंदर गया, क्योंकि सिंध के अंदर गुर्बत है। सिंध के अंदर आज तक अभी सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने इसकी ऑब्जर्वेशन दी है, सिंध में सिर्फ हुकूमत ही नहीं है। कराची के लोगों ने बड़ी तादाद में खान साहब को वोट दिया, PTI को वोट दिया, वो उम्मीद रखते हैं। उनको जाहिर है ये सारी बारीकियां नहीं समझ में आती, उनके लिए ये देख रहे थे कि पंजाब और KPK अगर तरक्की कर रहा है उस्मान साहब तो हम महरूम हैं, हम दूर हैं। जब ये खबर मैंने अपनों से शेयर की, सिर्फ एक पर्सनल बेसिस पे आपको बता रही हूँ, तो लोगों ने कहा अच्छा सिंध में भी ऐसा हो सकता है। एक उम्मीद का एक सवाल था और मेरे पास उसका जवाब नहीं था। माया देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कराची ने बिलखसूस और सिंध ने भी बिलअमूम पाकिस्तान में तब्दीली के सफ़र में वज़ीर आज़म के साथ खड़े हुए हैं। हमारी 14 के करीब जो हैं कौमी असम्बली की सीटें कराची से हैं और आपने देखा 18वीं तरमीम के एक कानूनी एक लिच है वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे जो सिंध हुकूमत है वो कहीं पर भी वफाकी हुकूमत को फलाह का भी कोई काम करने की इजाज़त नहीं देती, उस पर सियासत करती है। इसके बावजूद कराची के अंदर ग्रीन लाइन बसेस कौन लेके आया? यहाँ मुझे बताइए, यहाँ 3-3 दफ़ा की हुकूमत की बड़ी बदकिस्मती है। मैं चाहता नहीं कि आज इतने अच्छा हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई नेगेटिव बात हो, लेकिन आप मुझे बताइए कि सिंध के अंदर आज तक
आप तो खुद वहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोग, आपको मालूम है कराची की क्या हालत है। कराची की, कराची में आपको एक ढंग की बस नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमने सुना 6000 बसें लेके आ रहे हैं, 5000 बसें लेके आ रहे हैं, आप 3000 लेके आ रहे हैं, लेकिन कौन लेके आया? आपका वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान में फेडरेशन की मजबूती की अलामत है, इमरान खान तमाम तर जो उनके सामने हर्डल्स थी कानूनी 18वीं तरमीम की अबूर की, और हम वहाँ पे लेके आए ग्रीन लाइन बस का मंसूबा जिसके लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी। हम लेके आ रहे हैं साफ पानी का मंसूबा वहाँ पे। हम भी यही जानना चाह रहे हैं, जिस तरीके से ग्रीन बसेस आई हैं कराची में, इस तरीके से आपका कोई ऐसा प्लान भी है? मैं चाहता हूं कराची वालों के लिए आप एक खुशखबरी तो सुना दें कि वहां पर भी सेहत कार्ड लाया जाएगा। ये देखिए, हमने कितने शौक से सेहत कार्ड की एक शक्ल बनाई, और हम आज के दिन, क्योंकि वाकई में रियासत मदीना की बात की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, और इसमें बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए, सेलिब्रेशन का दिन है पूरे पाकिस्तान के लिए। लेकिन सिंध वाले उम्मीद करते हैं कि कोई एक अच्छी खबर हो। बिल्कुल सही कहा शाहजेब ने। बिल्कुल माया, मैं इंशाल्लाह ताला आपको अश्योर कर रहा हूँ, बावजूद इसके कि सिंध के अंदर कायम जो बदकिस्मती से एक हुकूमत है, क्योंकि जब मेरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप बयान देंगे मैं कहूँगा बदकिस्मती से ये हुकूमत है, जैसे भी है चलें, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम केपी में पहला स्टेप था, पंजाब में दूसरा स्टेप है, इसके बाद हम इसको सिंध में लॉन्च करेंगे, और सिंध के लोगों को सेहत कार्ड, एहसास राशन प्रोग्राम, एहसास की छतरी के तले तमाम जो वेलफेयर के प्रोग्राम हैं, जो इस खित्ते में पाकिस्तान नहीं, इस खित्ते में सबसे बड़े आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतरी लाने के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के प्रोग्राम हैं, सिंध में अगले स्टेप में हम सबको उनमें साथ लेके आएंगे जी। तो बस हम सिंध वाले अब उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह ये कदम जो है बढ़ रहे हैं सिंध की तरफ। इंशाल्लाह माया, ना सिर्फ ये कदम बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ एक लाइन, ना सिर्फ ये कदम बढ़ रहे हैं, बल्कि अब तब्दीली सिंध का मुकद्दर है। और आप देखिए कि उमरकोट के अंदर अगले रोज अब शाह महमूद कुरैशी और हमारी टीम वहाँ पे गई है, मैसिवली लोग निकले हैं, और तब्दीली के सफ़र में अब वो भी इसको देख रहे हैं कि सिंध में तब्दीली आएगी। और मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, पाकिस्तान की ये हुकूमत जिसके सरबराह आज इमरान खान है, और जो तहरीक इंसाफ का विजन है, सिंध उसमें सबसे आगे होगा, क्योंकि हमें एहसास है कि सिंध के साथ सियासी तौर पे बड़ी ही ज्यादती की गई है और अभी भी हो रही है। इसका अजाला इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपको जो ही साल शुरू होगा, इसमें बहुत सारे मंसूबे सिंध के लिए आप देखेंगे। इसमें साफ पानी का मंसूबा जो प्राइम मिनिस्टर अभी ऐलान करके कराची के अंदर आए हैं कि उसको अगले साल के शुरू में अमली शक्ल देंगे, और ग्रीन बसेज और साफ पानी, ये तहरीक इंसाफ पहला जो साल की पहली समाई के अंदर एक गिफ्ट के तौर पर बसेज तो चल पड़ी, साफ पानी भी आप कराची में नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, उस्मान बस साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन हमसे बात कर रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से वो बता रहे थे सेहत कार्ड के हवाले से, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है, अभी तो खास तौर पर पंजाब के लिए जहां पर सेहत कार्ड का इजरा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। इस हवाले से बहुत सारी खबरें हम देख रहे थे पिछले दिनों सामने आ रही थी, ये खातून के हवाले से भी आ रही थी, और महकमा सेहत सिंध ने भी उसकी तस्दीक की थी, लेकिन अब ये तस्दीक कर दी गई है WHO की जानिब से। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सिंध और वफाक आपस में बहस करते रहे कि ओमिक्रॉन है कि नहीं है, और अब तस्दीक हो चुकी है कि ओमिक्रॉन पाकिस्तान में वेरिएंट आ चुका है। पहला पेशेंट अब डिस्कवर मिल चुका है हमें इसकी तस्दीक हो चुकी है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नौशीन साहिबा, पहले तो हम ये देख रहे थे, इसमें कन्फ्यूजन का शिकार थे सब लोग कि ये वाकई कोई केस आया है या नहीं आया है, और अब जो है वो WHO ने इसकी तस्दीक कर दी है, लेकिन उस वक्त हम देख रहे थे कुछ भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या केस वाकई इसकी तस्दीक हो गई है या नहीं हो गई है। तो मुझे बताइएगा, क्या ये वही खातून है जो कुछ दिनों पहले खबरें सामने आ रही थी जिसमें तस्दीक हुई थी? जी बिल्कुल, ये एक 57 ईयर्स की खातून है, कराची की रिहायशी है। इसमें कंफ्यूजन नहीं थी, सिर्फ ये बात है कि जिस वक्त ये जो टेस्ट होता है ना, जिसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, जिसके अंदर आपको देखिए जब आप कोविड का टेस्ट कराते हैं आपको ये पता चल जाता है कि ये शख्स कोविड पॉजिटिव है, और कौन से वेरिएंट से वो इन्फेक्टेड है उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग का टेस्ट होता है, और ये एक लेंथी टेस्ट होता है, इसको कुछ सकते हैं इसका रिजल्ट आने में। तो चूंकि उसके सिम्टम्स इस किस्म के थे कि जिससे शक ये पड़ रहा था कि शायद ये सस्पेक्टेड केस ऑफ ओमिक्रॉन है, मगर टू बी वेरी श्योर आपको उसके लिए टेस्ट कराना था, और वो टेस्ट NIH इस्लामाबाद में भी उसके सैंपल आए,
और कल वो सैंपल्स का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। तो कंफ्यूजन नहीं थी, सिर्फ आपको 100% कंफर्मेशन के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के टेस्ट का इंतजार करना पड़ता है। अच्छा इसी तरह नौशीन साहब, यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुका है और ये पता लग चुका है कि ओमिक्रॉन का केस यहाँ पर उसकी तस्दीक हो गई है। जी बिल्कुल, कल NIH की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि उनके टेस्ट का रिजल्ट जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पॉजिटिव आया है, इसलिए अब वो कंफर्म्ड केस ऑफ ओमिक्रॉन है। सबा, अब क्या इन खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री, कोई उनका कोई रिकॉर्ड आया है कि कहाँ से ट्रैवल करती हुई आई है, कुछ तरह की कोई चीज़ सामने आई है? नहीं जी, ये वो खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और वो 3 दिन एडमिट रही थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसके बाद उनको घर शिफ्ट कर दिया गया है, वो बिल्कुल स्टेबल हैं और उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। उनके घर के भी 2 अफराद का भी पॉजिटिव आया है और इसमें इम्पोर्टेंट बात कि ये खातून जो थी ये अनवैक्सीनेटेड थी। तो आपके तवस्सुत से मैं ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द जो है वो अपनी वैक्सीन करवाएं, उससे बहुत हद तक जो है वो प्रोटेक्शन हो रही है। अच्छा नौशीन साहिबा, जैसा कि आप बता रही हैं वैक्सीनेटेड थी, लेकिन जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें किस तरह की अलामात जाहिर हो रही हैं? जैसे कि अब एक केस की तस्दीक भी हो गई है, लोग अगर एहतियात करें तो ख़ास तौर पर अगर ओमिक्रॉन का शुबा हो तो कुछ अलामात इसकी मुख्तलिफ हैं या वैसी ही हैं जैसी डेल्टा की या दीगर वेरिएंट्स की थी? देखिए जी, वो बेसिकली तो ये वही कोविड वायरस है, मगर इसमें थोड़ी सी वीकनेस जो है वो थोड़ी सी प्रीडोमिनेंट है, वीकनेस वगैरह इसमें ज़्यादा फील होती है। मगर वायरल वैक्सीन से आपको इस हद तक ज़रूर प्रोटेक्शन होती है कि आपकी डिजीज़ जो है वो सीरियस नौयत की नहीं होती। अगर आप इन्फेक्ट हों भी वैक्सीन लगवाने के बाद तो माइल्ड नेचर की होती है और हॉस्पिटलाइजेशन की और उस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। डॉक्टर साहब, जब आप आई हुई हैं तो हम इस वक्त का भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। प्लीज़ ज़रा रोशनी डालिएगा कि जो बूस्टर वैक्सीन है उसके लिए क्या इकदाम है, क्या उसके प्रोसीजर है, ज़रा प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त बूस्टर वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में शुरू कर दी गई है और इनिशियल स्टेज में ये 50+ लोगों के लिए जो है ये प्रोवाइड की जा रही है और प्लस जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं हमारे, या वो जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत किसी बीमारी की वजह से कम हो जाती है, तो इन जो ग्रुप्स हैं इनको अभी बूस्टर वैक्सीन जो है वो इनके लिए अवेलेबल है। अगर किसी ने ट्रैवल करना है और किसी कंट्री में एक स्पेसिफिक वैक्सीन रिक्वायर्ड है और उससे पहले उन्होंने कोई और वैक्सीन लगवाई है तो वो वाली वैक्सीन भी उनको लग रही है। तो चूँकि अब पूरी दुनिया में अब ये थोड़ी सी स्टडी हो रही है कि हमें मजीद वैक्सीन की एक उसकी जो है वो जरूरत पड़ेगी अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए। अच्छा, तो पाकिस्तान अच्छा नौशीन साहिबा, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जो डोजेस लगाई जा रही थी मुख्तलिफ वैक्सीन की और उसकी नादरा के साथ रजिस्ट्रेशन हो रही थी कंप्यूटराइज, क्या ये बूस्टर वैक्सीन जो होगी, जो बूस्टर होगा, ये भी इस तरीके से हम SMS करेंगे, SMS के बाद हमें रिप्लाई आएगा, फिर हमें डेट दी जाएगी, उसके बाद हम जाके बूस्टर लगवाएंगे, या ये वॉक इन तरीके से होगा? नहीं जी, इसके लिए आप किसी भी सेंटर में वॉक इन कर सकते हैं। अगर आपको फाइजर की वैक्सीन लगवानी है बूस्टर तो उसके कुछ डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं, क्योंकि उसको एक खास टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। मगर बाकी वैक्सीन जो हैं वो जो आम टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा रेफ्रिजरेटर वगैरह के ऊपर होती है वो तमाम सेंटर्स में मौजूद हैं। आपने वॉक इन करना है और आपको वैक्सीन लग जाएगी। और अब अच्छी बात यह है कि जो हमारा डाटा है उसके अंदर 3rd और 4th कॉलम भी बन गया है और आपकी वो वाली डोजेस भी जो है वो रजिस्टर हो जाएंगी। वैक्सीन का हदफ कहाँ तक पहुंचा डॉक्टर साहब? एक बहुत अहम सवाल। जी देखिए, हमने जो एलिजिबल पॉपुलेशन वो है जिसके लिए वैक्सीन अलाउ की गई, दैट इज 12+ से ऑनवर्ड्स, तो उसका हम लोगों ने एलिजिबल पॉपुलेशन का मोर देन 35% पॉपुलेशन को कवर कर लिया है जो फुली वैक्सीनेटेड है। और जो अभी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बहुत ही शाज़ेब, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है हमारा इनके साथ हमारे कॉन्वर्जेशन रही, और मेरा ख्याल है हमें अब पता और चल गया है, मजीद ख्याल करना ज़रूरी है। लेकिन ख्याल एक चीज़ का आया कि बिजली इतनी महंगी होती जा रही है, और अब एक बात कि बिजली सस्ती होने वाली। बिल्कुल, और ये बिजली कैसे सस्ती होगी हम आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपकी सुबह बहुत अच्छी गुजर रही होगी, अच्छी अच्छी खबरों के साथ आगाज किया है। लेकिन बिजली इंतहाई महंगी हो रही है। लोग इस्तेमाल करने से एक दो बल्ब ना, अब आधे बल्ब पे अगर आधा बल्ब होता वो भी लोग इस्तेमाल करते, क्योंकि बिजली ने परेशान कर रखा है। और उसके साथ साथ अच्छी खबर बिजली को लेके मैं नहीं मान सकती शाहजेब। बिल्कुल, आप बुरी खबरें सुनाई जा रही हैं, मैं एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। कराची वालों के लिए बिजली सस्ती होने जा रही है और इसके साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि 350 मेगावाट की सस्ती, शफाफ और माहौल दोस्त बिजली के मंसूबे पर दस्तखत हो चुके हैं। बहुत अच्छी खबर है। किस तरह से इस सिस्टम में आएगी, किस तरह से आप लोगों को मिल सकेगी, किस तरह से कराची वाले इस खबर पर खुश हो सकेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा यकीन कैसे आएगा? बिल्कुल, यकीन कैसे आएगा, इसी पर हमें ज्वाइन किया है वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज अहमद ने। इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इम्तियाज साहब, जैसा कि अब ये खबर सामने आ रही है, एक मुआहदा तय पा गया है, कराची वालों को सस्ती बिजली मिलेगी। ये मिलेगी कैसे, ये मुआहदा है क्या? बहुत शुक्रिया जी। एक बहुत अहम मुआहदा था जो कि सिंध हुकूमत ने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ किया और ये वर्ल्ड बैंक के साथ एक ताउन के साथ सोलर पार्क बनाने हम जा रहे हैं सिंध में। इससे तकरीबन कुछ 400 मेगावाट का है प्लांट लगेंगे, जो 350 प्लांट कराची मेगावाट के प्लांट कराची में लगा रहे हैं। और कराची इलेक्ट्रिक के साथ ये मुआहदा है कि जैसे प्लांट मुकम्मल होंगे उससे जो बिजली पैदा होगी वो कराची इलेक्ट्रिक को दी जाएगी, और ताकि फिर वो के लोगों को कराची के इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकें और जो बिजली की शॉर्टेज है वो भी ख़त्म हो, और जो महंगी बिजली है उस मिक्स में ये जब शामिल होगी तो बिजली होगी इंशाल्लाह। तो सर ये सार्फिन तक जी ये सिंध एनर्जी डिपार्टमेंट जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज का मंसूबा है वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ, और इससे इंशाल्लाह हम उनको फराहम कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है अपना जो नई पॉलिसी वाली है अल्टरनेट एनर्जी पॉलिसी के तहत लगाया जाएगा। दोनों मंसूबे और ये इंशाल्लाह 175 मेगावाट और 175 मेगावाट के 2 सोलर पार्क बनेंगे और इससे सस्ती बिजली होगी। और ये बिजली जो है इस वक्त 3 या 4 सेंट या 5 सेंट मैक्सिमम 4 सेंट तक जो है तो बहुत सस्ता है। और मैं समझता हूँ कि जब ये कराची इलेक्ट्रिक को बिजली मिलेगी तो कराची को सस्ती बिजली इस तरह फराहम करेंगे। इम्तियाज शेख साहब, अगला सवाल मैं करना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही एक एक्साइटिंग न्यूज़ है हमारे लिए। तो फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में जो हर 2 महीने बाद इजाफा होता जा रहा है, क्या इस कदम के बाद उसमें भी कोई डिफरेंस आएगा? देखिए जी, ये फ्यूल एडजस्टमेंट का जो एडजस्टमेंट होती है वो जब फ्यूल की जाती है, हमने तो सिंध हुकूमत ने तो ये भी मुतालबा किया है फेडरल फ्यूल एडजस्टमेंट की मजीद जो एडजस्टमेंट है वो हुकूमत खुद बर्दाश्त करे। और इस वक्त इतनी बिजली महंगी कर दी गई है कि लोग उसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे। महंगाई पूरे मुल्क में इतनी है कि आप देखें लोगों की हालत बहुत खराब है और लोग गरीब लोग को गुजारा मुश्किल है। उसको ये इतनी बिजली महंगी, गैस बंद, ये फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई है इस तरह के मामला पैदा हो गए हैं, कुछ में बहरानों का शिकार है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि मतलब हुकूमत पायनीर है, सोसाइटी विंड कॉरिडोर हमारे पास है और हमने तकरीबन कोई 15 और मंसूबे हैं कि 50-50 मेगावाट के लगाने शुरू कर दिए हैं विंड कॉरिडोर में। उसमें भी रुकावट डाल दी गई है। हमारे 5 प्रोजेक्ट हैं तकरीबन को 150-200 मेगावाट की, उसको रोक दिया गया है। तो अब जब आप फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बढ़ाएंगे, लोगों के फ्यूल महंगा होगा तो डालेंगे, जब सस्ती बिजली है उसके आप प्रोजेक्ट रोक रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के, और आप महंगी बिजली पैदा करने वाले जो तरीक़ाकार हैं जिसमें फ्यूल है और गैस है, RLNG वगैरह पोर्ट करके लगाई जाती है, वो भी इस वक्त महंगी है क्योंकि उसको भी फेलियर हो गया इनका, उसको भी वो RLNG वक्त पे न मंगा सके। और इस वक्त शदीद बहरान है गैस का, इंडस्ट्रीज सिंध की बंद है, CNG प्लांट्स बंद हैं, कैप्टिव प्लांट्स बंद हैं, हज़ारों लोग बेरोजगारी के को फेस कर रहे हैं। तो ये जो सस्ते बिजली के हैं तो हम चाहते हैं कि उससे ताउन करें फेडरल गवर्नमेंट के साथ, हम और मजीद इस तरह के जो मंसूबे हैं लगा सकते हैं ताकि लोगों बिल्कुल को बिल्कुल सर, ऐसे मजीद मंसूबों की जरूरत भी है इस वक्त कराची को भी, बल्कि दीगर शहरों को भी, पूरे पाकिस्तान को। और यहाँ पर सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जैसा कि आप बता रहे हैं अब मुआहदे पर दस्तखत तो हो चुके हैं, लेकिन ये सार्फिन को सस्ती बिजली कब तक मिल सकेगी, कितना वक्त लगेगा कि ये बिजली सिस्टम में आ जाएगी? देखिए जी, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं, पावर प्रोजेक्ट होते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ये फौरी तौर पे लग सकते हैं, लेकिन ये जब शुरू हो जाते हैं तो मतलब 1-1.5 साल के अंदर
ये बिजली के मंसूबे लगना, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनको लगाएं और अपने टाइम से पहले खत्म करें, क्योंकि इसमें मतलब कोई और रुकावट अभी है नहीं। जमीन हम उसको फराहम कर रहे हैं और जमीन फराहमी का सिलसिला भी हम लोग तो मतलब फौरी तौर पे दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो हम उसको वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहाँ से भी ज़मीन का जो मामलात हैं वहाँ से तय की जाएँ और वहाँ से अहकामात लेके ज़मीन जो है उस पर ये प्रोजेक्ट दोनों अपना वर्ल्ड बैंक की मदद से इसको मतलब हम शुरू कर सकें, ताकि कराची इलेक्ट्रिक को ये बिजली जल्द से जल्द फराहम की जाए। लेकिन जितना भी जल्दी ये कर लें आप, मतलब 1.5 साल, 1.25 साल, 1 साल, 1-1.5 साल का टाइम लगेगा। जी हाँ, अंदाजा जी इंशाल्लाह। क्या सिंध की तरफ भी ये इस तरह, क्योंकि हर चीज़ में माशाल्लाह मैं यही आज सबसे सवाल करी हूँ, क्या सिंध की तरफ भी इसके कदम बढ़ रहे हैं? तो ये मेरा सिंध सवाल। के जो दीगर शहर हैं जो इंटीरियर्स हैं, उनकी तरफ भी डायरेक्शन है? सिंध जो है अल्लाह की मेहरबानी से मालामाल है कुदरती वसाइल से। यहाँ गैस भी सिंध की है जो कि पूरे मुल्क में जा रही है, और पेट्रोल भी 50% जो हमारी पैदावार है वो सिंध से निकलती है, और कोयला भी यहाँ है जिससे तकरीबन 660 मेगावाट पैदा हो रही है। 660 मेगावाट और पैदा हो रहा है, मतलब वो भी सस्ता बाकी तेल के मुकाबले में बहुत सस्ता है उसकी पैदावार भी। अब ये सब जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है शुरू से, ये नेशनल ग्रिड में जाते हैं, फिर वहाँ से फिर बाकी सूबों को मिलती है। तो सिंध इस वक्त बिजली में भी मतलब खुद कफील है, तकरीबन कोई 12 से 13 हज़ार मेगावाट बिजली सिंध में पैदा होती है। हमारे 1360 मेगावाट का एक सिंगाई इलेक्ट्रिक के ताउन से सर में बहुत बड़ा पावर प्लांट ये काफी है। 660 मेगावाट 330 दो पावर प्लांट हबको के ताउन के खरकोल में, हमारे खरकोल के साथ जो सस्ती बिजली है वो मुकाबला। जी, क्योंकि आप समझ सकते हैं जैसे अब एक आम आदमी को ये सारी चीजें खबरें ही लगती हैं, उसको सिर्फ एक उम्मीद होती है कि जो महीने के आखिर में मुझे बिल देना है मैं उसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मेरे इतने नहीं है वसाइल और ना मैं इतना कमा पाता हूँ। तो उसके लिए बहुत एक उम्मीद की किरण एक और जागी कि क्या मैं 1-1.5-2 साल बाद किसी जगह पर हूँगा कि मैं अफोर्ड कर सकूँ अपनी बेसिक्स। देखिए जी, मसला ये है कि आपने मैनेज करने की बात की तो गरीब आदमी के लिए बहुत करना आजकल की महंगाई में, लेकिन ये मैनेजमेंट के खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट किया है कि सरकार जब से 3 साल से आई ये मैनेजमेंट का मसला पैदा हुआ है। इवन गर्मियों में भी शेडिंग हमने करा दी, जब इनको तेल मंगाना होता है, जब टैक्स मंगानी होती है तो तेल होता है क्या, मतलब जब मैनेज नहीं कर पाए फिर कहाँ से लोग बर्दाश्त करेंगे, तभी तो बिजली महंगी है। मैंने बताया हजारों लोग बेरोजगार कर दिए इन्होंने। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि कराची की इंडस्ट्री जो है, जो मतलब रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, वो भी सरकार ने बंद कर दिया है। सदर ने बंद की है। इस वक्त तमाम इंडस्ट्रीज को गैस बंद है और सीएनजी प्लांट्स को बंद है। तकरीबन कभी भी हुआ कि 2.5 महीने गैस बंद कर दें आप। ये सिंध के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, सिंध के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। हम बिल्कुल ज्यादती हो रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसा कि आप हमें बता रहे हैं, आगे जाकर 1 साल बाद या 1.5 साल बाद बहुत अच्छी खबरें भी सामने आएंगी कराची वालों के लिए। खासतौर पर इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। तो पाकिस्तान से, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत बेहतरीन खबरें आ रही हैं। कि आज प्रोग्राम का आगाज कितने अच्छी नोट्स पर हुआ, अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर हम बॉर्डर की उस तरफ जाएं तो मुस्तकिल जो है कोई ना कोई नेगेटिविटी की खबर आ रही होती है। इंतहा पसंदी जो है वो एक और ही किसी लेवल पर पहुंच गई है। मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा वाई, जब आपके इमेज ऑलरेडी इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है तो आपको तो और इंसानियत और अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम देख रहे हैं पड़ोसी मुल्क से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं आज़ादी की और बेसिक राइट्स मिलने की, हुकूक मिलने की, वहीं पर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ से इंतहा पसंदी की जो खबरें हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो ये इंतशार है वो फैलता जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि ख़ासतौर पर मुसलमानों के साथ जिस तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं वो भी मंजर आम पर आ रहे हैं, मुसलसल हम वो भी देख रहे हैं। और मोदी हुकूमत ने अब जो गुड़गांव है वहाँ पर खुली जगहों पर नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी है। तो ये भी एक इंतहा पसंद
सोच है। अंदरूनी टूट-फूट हो रही है शाहजेब, ये अंदरूनी टूट-फूट का शिकार है भारत इस वक्त। बिल्कुल, और मजहबी आज़ादी जो है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर ख़त्म होती जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हारिस साहब, ये आखिर भारत में हो क्या रहा है? हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह भारत में हिंदू इंतहा पसंदी जो है वो बढ़ती जा रही है, इसकी वजूहात क्या है और ये भारत जा किस तरफ रहा है? देखें, बेसिकली बात यह है कि इंडिया में इस वक्त आरएलएस की जो एक विजन है, जो उनकी एक वो चल रही है, और वो है कि अखंड भारत सिर्फ हिंदू रह सकते हैं वहाँ पर। जो सेकुलर हिंदू था गांधी का, नेहरू का, वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। जिस तरीके से लिंचिंग ऑफ माइनॉरिटीज़ हो रही है, मुसलमानों के साथ हो रहा है। आपके सामने गुड़गांव में आप देखें कि नमाज पढ़ने के लिए रिलीजियस ऑब्लिगेशन जो हर एक का राइट है, वो उनको पढ़ने नहीं दे रही, बल्कि वहाँ पर अब हिंदुओं ने पूजा पाठ शुरू कर दिए। उसके बाद ईसाइयों के साथ जैसे उनके बाइबल को जला दिया गया, और इतने कितने इंसिडेंट है। इसलिए कि यहाँ पर एक बड़ा ख़तरनाक आरएलएस का 4 का हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्दों का टोला जमा हो गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल है। ये लेके इंडिया को बिल्कुल तबाही की तरफ लेके आ रहे हैं। एक याद रखें, अगर जिस तरीके से इंडिया की फौज अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, दे कैन किल ओनली अनआर्म्ड। ये कश्मीरी औरतें, बच्चे, बूढ़ों को कर सकते हैं, मार सकते हैं, उनको ब्लाइंड कर देते हैं। और ये जिस तरीके से हालात जा रहे हैं, अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें टूट सकती हैं तो वाई नॉट इंडिया। इंडिया में अभी नागालैंड में देखें, उन्होंने जाके कितने लोगों को वहाँ पर मार दिया। आपके सामने 17 वो फौजियों ने गाड़ियाँ चढ़ा, जीपें चढ़ा दी उनके ऊपर। और अभी रिसेंटली एक जो इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया गया है, मुझे समझ नहीं आती है कि ह्यूमन राइट्स के चैंपियन इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इंडिया की तरफ क्यों नहीं देखते हैं। वजह ज़ाहिर है कि इंडिया को एक वो अपनी प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक क्वाड ग्रुप बना लिया, उसमें उसको शामिल किया है, चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के सीपैक मनसूबे को नाकाम करना चाहते हैं ताकि हम इकनॉमिक तरक्की ना करें। दीज आर द फैक्टर जिसकी वजह से वो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। लेकिन ये अब अंदर से लोग खड़े, सिख भी खड़े हो गए हैं, मुसलमान खड़े हो गए हैं, माइनॉरिटीज़ खड़ी हो गई हैं। आई एम श्योर कि आप देखेंगे इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद यही नरेंद्र मोदी इंडिया को तोड़ने का सबब बनेगा, और हम इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में इसको देखेंगे। सर, मेरा आपसे इसी हवाले से सवाल था जो आपने आखिरी अभी जुमला बोला कि नरेंद्र मोदी को क्यों समझ नहीं आ रहा इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो हुकूमत और अवाम के दोनों के लिए खतरा नहीं है? देखें, ये इसलिए ये करना चाहता है कि सिर्फ इसी तरीके से अपनी हुकूमत कायम कर सकता है। ये इसके आरएस के गुंडे जो हैं, ये मुसलमानों को डरा धमका के अपने वोट लेते हैं। अभी यूपी के इलेक्शन होने वाले हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं ये इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं, और डराना धमकाना, हरासमेंट करना ये शुरू कर देते हैं। और यही अभी वो यही चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी आपके सामने बिपिन रावत जो इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था, उसका जहाज़ गिरा है ना, वो भी उसमें भी इनकी कॉन्फ्रेंस ये है कि देखना ये कि किसने मारा है इनके 400 मिसाइल्स, कौन खिलाफ था कि इंडिया ना ले, क्योंकि ये एक बहुत ही अमेरिका चाहता था कि यहाँ पर रशिया ना दे, बल्कि उनका अपना मिसाइल सिस्टम होना चाहिए। वो फैक्टर्स हैं। सो अनकरीब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर पक रही हैं, बॉयल अप हो रही हैं, और जब बॉयल अप होती हैं सडनली किसी ना किसी दिन ये पानी फटना है, ये सारा कुल लावा। तो अनकरीब आप देखें ये इनसे हालात कंट्रोल नहीं होंगे। ये सिर्फ कंट्रोल इस तरह कर रहा है कि डरा धमका के, मार के मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, सिखों को, ये तो अपनी इवन दलत का हाथ का हल्के कर दे। तो दीज आर टैक्टिक्स जो इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं, मुसलमानों पर तो ऑलरेडी वहां पर जो है वो इंतहा पसंदी की सोच हम देख रहे थे, उनके ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे थे उस तरीके से। इसके साथ साथ हम हारिस साहब ये भी देख रहे हैं कि सिख बरादरी जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं वो भी नाराज है। अब ईसाइयों पर भी तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी किताब को जला दिया गया। जिस तरीके से अब इंतहा पसंदी वहां पर बढ़ती जा रही है, और हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि जो हालात हैं वो अब हाथ में नहीं रहे हैं, वो काबू में नहीं रहे हैं, वो हाथ से निकल गए हैं। इसलिए तो ये परेशान है। 2023 में आप देखें कि खालिस्तान मूवमेंट का रेफरेंडम तकरीबन अभी हर जगह पर हो रहा है, और मेजॉरिटी से वो जीत रहे हैं। और अगर खालिस्तान मूवमेंट चलते, दे आर वेरी हार्ड एंड फाइटिंग सोल्जर्स, और वो बहुत हार्ड नट होते हैं, और वो इनकी हुकूमत को अब देखें कैसे ख़त्म करेंगे। अगर खालिस्तान अलहदा हो जाता है, इधर से कश्मीरी नौजवान इनके फौजियों को मार रहे हैं और कश्मीर आज़ाद हो जाता है, तो आप देखेंगे कितनी मिनॉरिटी, तकरीबन वहाँ पर 400 के करीब जो हैं डिफरेंट आज़ादी की मूवमेंट चली। नागाज हैं, मीजूज हैं,
वो खड़े हो गए इनके खिलाफ, एनसेलेक्ट मूवमेंट चल रही हैं। तो ये इंडिया को नज़र आ रहा है। और फिर इनकी फ़ौज जो है बिल्कुल रियली अनट्रेंड है। इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ नहाते और बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मारते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो या सिख हो। अभी किसान मूवमेंट में देखें उन्होंने क्या किया। अभी किसान मूवमेंट सिर्फ इसलिए बंद की है कि अमेरिका में, इंग्लैंड में रेफरेंडम बहुत स्पीड पे चल रहा है खालिस्तान का, उनको खुश करने के लिए इन्होंने इनको आज़ादी, लेकिन साथ ही साथ उनको जो जुल्म किया है, जितने लोग मारे गए हैं, वो कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहा। तो ये इसके बाद ये जब भी ऐसे हालात होते हैं तो उस वक़्त ये कोई ना कोई ऐसा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, चाहे ये बालाकोट वाला इंसिडेंट करते हैं, पठानकोट, उड़ी, ये सब स्टेट ड्रामास करते हैं और फिर पाकिस्तान को मलाइन करते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर है, दुनिया के टेंशन डाइवर्ट करता है। ये वजूहत हैं, वरना इस वक्त ये सबसे बड़ा फिट केस है FATF में जाने के लिए, दहशतगर्दी में इनका नाम आने के लिए। ये जितनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, इनके 44 बैंक्स ने $1.26 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट देम। यहाँ पाकिस्तान, उसके बाद ये जो जुल्म कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कहाँ जिक्र करते हैं? पाकिस्तान में हमने APS के बच्चों के जिन्होंने शहीद किया था उनको सजाए मौत दी, तो ह्यूमन राइट दुनिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इंडिया में उनको कोई नजर नहीं आता। ये सारे इनके अपने टूल्स हैं आर्म ट्विस्टिंग के लिए, कमजोर मुल्कों के लिए, जिनकी ये उनको दबाना चाहते हैं, वो मर्जी करते हैं। तो आई थिंक ये कब तक चलेगा? बात ये है कि कहीं ना कहीं इस्लामिक ममालिक को उठना चाहिए। हमारी अपनी OIC तंजीम जो है वो बहुत कमजोर है। जब तक मुसलमान अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं बनाएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा नहीं करेंगे, अपना वेपन एमुनिशन फैक्ट्रीज नहीं लगाएंगे, बैंक्स नहीं बनाएंगे जो अपने मुसलमान मुल्कों को सपोर्ट करें, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो। देखें ना, नेटो है, यूरोपियन यूनियन कितने स्ट्रॉन्ग है, एंड व्हाट अबाउट अस? अभी आपके सामने देख लें कि इसराइल में UAE ने, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसराइल के वो UAE में आए हैं। तो ये इससे आप देखेंगे उन्होंने कितना डिवाइड किया हुआ है। दे ऑलवेज बिलीव इन डिवाइड एंड रूल, और यही प्रॉब्लम है। जब तक इतने रिसोर्सेज का अगर हम इकट्ठे नहीं हैं तो कब इकट्ठे होंगे? इसीलिए तमाम मसाइल, चाहे इराक देख लें, लिबिया देखें, सीरिया देख लें, यमन देख लें, अफगानिस्तान देख लें, हर जगह मुसलमान दे आर इन ट्रबल, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो अब पाकिस्तान को भी उन्होंने टारगेट इसीलिए किया हुआ है कि पाकिस्तान एक बहुत ही मजबूत और बैटल हार्डन फौज है, हमने दहशतगर्दी खत्म कर दी है। अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी कमजोर करें, पाकिस्तान, और वो कमजोर करने के लिए टारगेट है हमारी मुसल्लह अफवाज। इसके लिए हमें भी अब तैयार रहना है कि हर वक्त कि कैसे हम एज ए नेशन फाइट करें। लड़ाई हमेशा पूरी कौम करती है, फौज लड़ाई नहीं करती है। आई थिंक इंडिया के एग्रेशन के लिए वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर दिस। बिल्कुल, और हमें पूरा एतमाद है कि हमारी पाक फौज हर तरीके से तैयार है। और बहुत शुक्रिया, मौजूद थे हारिस नवाज साहब और तफसीरन हमसे बातचीत कर रहे थे, हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल लेंगे। और अनेक बड़ी की अच्छी बात की, डिवाइड एंड रूल वाला खेल हमेशा भारत ने खेला है, लेकिन डिवाइड एंड रूल वहां होता है जहां एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे का खुलूस और एकजहती नहीं होती। तो बात सिर्फ यही कहेंगे कि यहाँ पर तो बहुत एकजहती है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर वो निगाह जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की सिर्फ सोच सकती है, उसको भी रब ताला जो है वो निस्तो नाबूद कर देता है। और आने के बाद आपको बड़ी खबर देंगे, लेकिन वो बड़ी खबर क्या है उसके लिए करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इंतजार। तो शाहजेब बिल्कुल, हमें इजाजत दीजिए, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक। तो हम अब जिक्र कर लेते हैं ब्रेक के बाद उस कार शो का जो कि इस्लामाबाद में सजा, जहां पर विंटेज गाड़ियां भी थी, क्लासिक भी थी और कुछ नई गाड़ियां भी थी। वाह, ये सजा है इस्लामाबाद में और ये आपको हम दिखाएंगे कि ये जो तमाम मेला सजा पुरानी और नई गाड़ियों का, ये इसमें कौन कौन सी गाड़ियां शामिल थी। शाहजेब और मेरे साथ हम लोग, मेरे ख्याल है हम बिल्कुल, पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। खूबसूरत चमचमाती गाड़ियां और म्यूजिक का तड़का, ये है इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में सजा ऑटो शो।
ऑटो शो में गाड़ियां निराली, रंग डंग भी वखरा, कहीं तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार तो कहीं बरसों पुरानी गाड़ियों का जलवा। शो में जदीद और कदीम गाड़ियों का खूबसूरत इम्तिजाज। ऑटो शो में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कोई नई और जदीद मॉडल्स की कारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा तो किसी ने पुरानी विंटेज गाड़ियों में दिलचस्पी का इजहार किया। किसी ने गाड़ी खरीदने के लिए दाम लगाए तो कोई सिर्फ गाड़ियों के साथ तस्वीरें ही बनवाता रहा। ऑटो शो में शरीक अफराद बोले, कोरोना के बायस काफी अरसे बाद इस्लामाबाद में अच्छा इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है। ऐसे इवेंट तफरीह और शौक की तस्कीन का बेहतरीन जरिया है। बड़ा अच्छा इवेंट है बिकॉज 2 साल बाद कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन के बाद ये हुआ है और आप देख सकते हैं कितने ज्यादा नंबर में इस्लामाबाद और पिंडी के लोग आए हैं। लोग घरों में बैठ के थक गए हुए थे और यहाँ पे गाड़ियाँ देखने आए तो बड़े खुश हैं लोग। कोविड के बाद जो है ये काफ़ी देर बाद इस्लामाबाद को मौका मिला है कि वो एंजॉय कर सकें अपनी फैमिलीज के आके और अपनी गाड़ियाँ डिस्प्ले कर सकें और हज़ारों की तादाद में जो है वो गाड़ियाँ आई हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं जैसे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी मॉडिफाइड गाड़ियाँ। फुटफॉल इतना ज़्यादा था कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए, लोग लाहौर से, लोग गुजरांवाला से, लोग पेशावर से, लोग बर्दान, ऑल ओवर पाकिस्तान पीपल केम हियर। तो आई थिंक इसका अंदाज़ा आप देख सकते हैं पीछे कितने फुटफॉल था, इससे आप काफ़ी नज़र आ सकती है कि कितना कामयाब इवेंट है ये। शो में एक तरफ जहां शहरी खूबसूरत गाड़ियां देखकर खुश होते रहे, वहीं उनकी तफरीह के लिए मौसीकी का सुर भी लगाया गया। कैमरामैन अनीसुर रहमान के साथ हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। ये आप लोगों ने देखा इस्लामाबाद में जो सजा था कार शो, लेकिन अब आपको लेके चलेंगे एक ऐसी खबर की तरफ जिसको पढ़ के और सुनने के बाद हमें थोड़ी सी परेशानी हो गई। क्या कराची के सैकड़ों लाखों बच्चे बेसिक यानी उनकी पढ़ाई से वो महरूम हो जाएंगे? ये बात है कराची के कंटोनमेंट इलाकों में 30,000 प्राइवेट स्कूल्स बंद करने से 40 लाख बच्चे इल्म के हुसूल से महरूम होने का एक ऐसा खदशा जिसको सुनकर और जानकर मैं काफी परेशान हूँ। बिल्कुल, वैसे भी हमने इससे पहले देखा था कोरोना की वजह से काफ़ी स्कूल्स बंद किए गए थे, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम में उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था और काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ी थी। इवन जो वालिदैन थे वो बहुत परेशान थे क्योंकि बच्चों का हर्ज हो रहा था, जो बच्चों की तालीम है उसमें खलल आ रहा था। और अब खबर ऐसी आ रही है कि एक बार फिर हम देख रहे हैं कि कंटोनमेंट इलाकों में 30,000 प्राइवेट स्कूल्स बंद होने जा रहे हैं, जिससे 40 लाख तलबा की तालीम से वो महरूम हो जाएंगे कुछ अरसे के लिए। खासतौर पर आपको ये भी बताएं कि असातिज़ा और गैर निसाबी अमले के 4 लाख अफराद दर्स और तदरीस से मुंसलिक हैं, यानी कि वो भी जब स्कूल्स बंद किए जाएंगे, जो उसका अमला है, जो वहां पर असातिज़ा काम करते हैं, वो भी स्कूल नहीं जा सकेंगे, काम नहीं कर सकेंगे। हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि बेरोजगार रहेंगे वो इतना अरसा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सदर काशिफ मिर्जा ने अपने एक बयान में कहा कि निजी स्कूल की बंदिश से लाखों बच्चों का तालीमी साल जाया हो जाएगा। हम ऑलरेडी कोविड को लेकर बहुत चैलेंजेस देख चुके हैं। बच्चों का माहौल, बच्चों का स्केड्यूल, बच्चों की एक रूटीन, बच्चों का स्कूल जाना, उनका एक माइंडसेट वहां पर बनना, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बाद हम उस निकलना शुरू हुए, हम कोविड से लड़ रहे थे और अब अगर ये खबर आती है तो ये वालिदैन के लिए या असातिज़ा, जैसे कि आपने कहा असातिज़ा के लिए, ये स्कूल्स के लिए, मालिकान के लिए और ये माशरती तौर पे मैं समझती हूँ बहुत बड़ा झटका है। ये वाकई बहुत एक परेशान कुन बात है शाज़ेब, क्योंकि हम देख रहे थे जिस तरीके से कोविड के दिनों में ऑनलाइन क्लास का सिलसिला शुरू किया गया था मुख्तलिफ निजी स्कूल्स की जानिब से, उसमें भी बच्चों को सही तरीके से तालीम नहीं दी जा रही थी। और जो क्लास अटेंड करना है ऑनलाइन, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए जो कि छोटी क्लासेस में है, हम प्रेप से अगर बात करें 5th क्लास तक, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, टीचर्स की बात भी सुने और अपनी जो उनकी बेसिक एजुकेशन है वो वहां से हासिल कर सकें। लेकिन इसी मामले पर जो ये नुकसान होने जा रहा है, हमें ज्वाइन किया है, हम बात कर लेते हैं सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा साहब से। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। काशिफ साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि कंटोनमेंट इलाकों में कितने स्कूल्स हैं और क्या ये सब बंद कर दिए जाएंगे, क्या किया जा रहा है आखिर? पहले तो जी आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, इतने इंपॉर्टेंट इशू को आप हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए, ये कंटोनमेंट पूरे पाकिस्तान में 42 है और इन तकरीबन हर कंटोनमेंट के अंदर जो है वो लगभग कोई 700-800 से लेके कोई 2,500-3 हज़ार के दरमियान मुख्तलिफ शहरों की स्ट्रेंथ है। तो ये टोटल तकरीबन 30,000 के करीब जो स्कूल हैं ये बनते हैं, जो कि कंटोनमेंट के इलाके में भी है और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो कंटोनमेंट के तो नहीं है लेकिन कंटोनमेंट के कंट्रोल्ड एरियाज हैं। और जब ये ऑर्डर एक पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें कहा गया था कि तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज को कंटोनमेंट की हदूद से बाहर निकाला जाए। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कंटोनमेंट के अंदर और उसके बाहर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए जो है वक्फ कर दी गई हो। तो इस वजह से इन बच्चों का जो लगभग एक अंदाजे के मुताबिक 40 लाख की तादाद में है। आपने ये देखा पेंडेमिक की वजह से ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा स्कूल जो है वो प्राइवेट बंद हुए हैं और सिंध के अंदर
नॉन फंक्शनल 10,000 स्कूल हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फंक्शन करने की जगह बंद करने का ऐलान किया। यही हालत बलूचिस्तान में है। पंजाब के 63,000 के स्कूल वो 51,000 रह गए हैं। तो अब इन हालात में जब ये मजीद 30,000 स्कूल जो हैं आप इनको उस इलाकों से बाहर निकालेंगे तो बहुत से स्कूल तो सिरे से खत्म होंगे, और फिर हो सकता है कि कुछ अगर स्कूल सर्वाइव कर भी जाएं, कहीं बाहर चले भी जाएं, तो वहां के जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग करना, फिर उनके लिए जो है उसको बियर करना, जो है कॉस्ट बियर करना, वो भी नामुमकिन है। और एक बहुत बड़ा खदशा है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ड्रॉप आउट हो जाएगी, आउट ऑफ स्कूल हो जाएगी, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहां पे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, और इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ना कंटोनमेंट के एरिया में मौजूद है। और इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो के 25A आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये एक आईनी शिक है। तो हम तो बल्कि चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर तीनों से सलाह कर रहे हैं कि जब आप 25A आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने की बात जब हम करते हैं तो वो एक बड़ा आपका आईनी एक फर्ज है जिसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बच्चे यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए तो आप अपने कानून के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप अपने रूल्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं, जिससे हम अपने स्कूल्स को बचा सकें, हम इन बच्चों की तालीम का हक इनको जो डोर स्टेप पे दे सकें। फिर ये भी देखिए कि लगभग 4 से 5 लाख पेरेंट जो टीचर्स हैं जो सरेंडरिंग एरिया में रहते हैं, और उसमें मोस्टली 90% हमारी बेटियां बच्चियां हैं जिनका रोजगार को बसता है। तो ये बहुत बड़ा एक जो इशू है, और 31 दिसंबर उसकी डेडलाइन है। 31 दिसंबर तक अगर नोटिस जारी हो चुके हैं स्कूल्स को, और इसमें अभी तक कोई गवर्नमेंट लेवल पे भी इसमें बिल्कुल जो है वो अमल दरामद या कोई सोच नहीं है कि इनका हमने अल्टरनेट क्या जी काशिफ साहब, जी 40 लाख बच्चे, 4 लाख पेरेंट्स और असातिज़ा, 30,000 से जायद स्कूल्स। मैं परेशान हूं बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर, उनका क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या बनेगा। अथॉरिटीज में से किसी से आपकी बात हुई है कुछ? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतने बच्चों के फ्यूचर का क्या बनेगा। जी ये बहुत अलार्मिंग चीज है, और इसलिए हम पिछले ये जस्टिस साकिब निसार साहब के वक्त में जब ये चीज इशू रेज हुई थी तो 3 साल का टाइम फ्रेम दिया गया था। इसमें हमने तकरीबन तमाम अरबाब इख्तियार को, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक जितने भी रहे, सबको हमने दरवाजों को नॉक किया है, उनसे दरखास्त की है कि आप क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट इसको जो है वो वैसे भी तरजीह नहीं देती, तो हमने उनसे ये सलाह की थी कि आप एक कानून में अमेंडमेंट लेकर आए कि आप इन तालीमी अदारों को, चाहे वो किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में 2,07,000 जो है प्राइवेट स्कूल बिलखसूस, वो तो सब की सब जो है रेजिडेंशियल एरिया या ऐसे किसी एरिया में है। तो इतनी बड़ी तादाद में आप बच्चों को देखें जो करोड़ों की तादाद में वो बनते हैं। 2.5 करोड़ बच्चा हमारे तो पहले आउट ऑफ स्कूल है, अगर ये 40 लाख बच्चा भी आउट ऑफ स्कूल हो जाता है, और 10,000 स्कूल सिंध का जो नॉन फंक्शनल है वो भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो गया, तो आप ये देखिए फिर इसकी तादाद 2.5 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़ हो जाएगी। और फिर ये भी आप देखें बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लगभग 500 अरब की इकोनॉमी है पूरे पाकिस्तान की, और अगर आप ये 30,000 स्कूलों का इशू देखें तो ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसको आप एजुकेशनल इकोनॉमी कहते हैं। फिर इनके लिए क्या अल्टरनेट है? चले आज आपने स्कूल बंद किए, क्या उसके लिए कोई आपके पास अल्टरनेट है कि इन बच्चों को आप कहां पे एडजस्ट करेंगे? आपके अपने जो स्कूल हैं गवर्नमेंट के, वो पिछले 25 साल में आबादी 60% बढ़ी है, और 1,52,000 से कम होके 1,31,000 स्कूल रह चुके हैं। तो हमारे ये जो बच्चे ये कहाँ जाएंगे? इनका जो मुस्तकबिल है वो तो तारीख होता जाएगा। तो इन हालात में हमने ये फैसला किया इंशाल्लाह 16 तारीख से, परसों से हम मुल्क गिर जो है वो पुरअमन एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं, और हम इसमें सोशल जो हमारे साथ सिविल सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, टीचर हैं, हम सब अरबाब इख्तियार से दस्तबदस्त इल्तिजा करेंगे, दरखास्त करेंगे और एहतजाज करेंगे कि खुदा के लिए हमारी औलादों को। अच्छा, एहतजाज करेंगे, लेकिन मुझे साथ मुझे ये भी बता दें कि आपके मुतालबात क्या होंगे जो आप उनके सामने रखेंगे। बेसिकली अगर आप मुझे वो पॉइंटर्स बता दें। पहला तो जी मुतालबा ये है कि देखिए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है 25A आर्टिकल,
गवर्नमेंट जब तक इन बच्चों का कोई जो सब्स्टिट्यूट जो है उनको नहीं उनके डोर स्टेप पे देती, उन बच्चों को उनका आईनी तालीमी हक नहीं देती, उतनी देर तक किसी भी सूरत में इन तालीमी अदारों को रिमूव ना किया जाए और उनको अपना काम जारी रखने की इजाजत दी जाए। दूसरी चीज ये है कि कंटोनमेंट के 2 एरिया हैं जो तो कंटोनमेंट का अपना इलाका है, एक वो है जो कंटोनमेंट कंट्रोल्ड है, वो लैंड जो है कंटोनमेंट की नहीं है, ये वहां से भी स्कूल जो है उनको रिमूव करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। तो इस्तदा सिर्फ ये है कि एक तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट क्या करे कि एक किसी कानून के जरिए, अमेंडमेंट के जरिए, रूल्स के अंदर चाहे करे या कानून में फौरी तौर पे इन स्कूल्स को उससे एग्जाम्प्ट करें और तदरीस का सिलसिला जारी रहे। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट इसका सब्स्टिट्यूट जो है तालीमी इदारों को दे, पेरेंट्स को दे, बच्चों को दे कि वो अगर बहुत ही जरूरी है तो फिर आप उस प्लेटफॉर्म के जो है वो मुहैया करें। देखिए ये नामुमकिन है क्योंकि गवर्नमेंट के पास ना रिसोर्सेज है ना विल है और मेरा नहीं ख्याल उनकी प्रायोरिटी भी कभी नहीं रही। इन हालात में जो हमारी अदलिया है हम उनसे इस्तदा करेंगे कि आप मेहरबानी फरमाएं, शफकत करें और ये स्कूल्स को जो है इस कमर्शियल एक्टिविटी के जुमरे से बाहर निकालें और 25A आर्टिकल जो है वो उसके ऊपर हकीकी मानों में अमल दरामद कराया जाए। फिर हमें ये भी देख लेना चाहिए कि ये जो वहां पे हमारी बहनें बेटियां हैं 90% जो टीचर हैं उनका कोई रोजगार, कोई सबब, वो अपने घरों से दूर नहीं जा सकती, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके पास है, बच्चे दूर नहीं जा सकते। तो अगर इनको आप दूर लेके जाएंगे तो फिर वो बच्चे जब 5-10 किलोमीटर अपने स्कूल, अपने घर से दूर होंगे तो आपको ये भी पता है कि सिक्योरिटी के इश्यूज, बच्चों के जो पर्सनल इश्यूज, फिर कॉस्ट है जो कि पेरेंट्स के ऊपर होगी क्योंकि ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर स्कूल्स हैं और बच्चे हैं। तो मेरी तो इसमें गुजारिश ये है कि इसको रिव्यू किया जाए और फौरी तौर पे जब तक कोई अल्टरनेटिव होता इसको जो नकली का जो सिलसिला है इसको फौरी तौर पे बंद किया जाना चाहिए। इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए, इसको रिव्यू किया जाए, ये आपका मुतालबा है, सामने भी आ गया है, गवर्नमेंट के सामने भी आ गया है और हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे काशिफ मिर्जा साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब हम माया कुछ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं शाहजेब, और जहां इन्होंने इतनी एक ऐसी बात की जिसके ऊपर हमें फिक्रमंद होने की जरूरत है, वो इसलिए जरूरी थी ये खबर करना और ये बात करना बिकॉज अब जो हम आपको खबर दे रहे हैं, जिनसे आपको मिलवा रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी अगर किसी भी मैदान में जाते हैं शाहजेब, अव्वल तो वो जाते हैं छा जाने के लिए और जैसे जब छा भी जाते हैं और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की जो ये जुड़वा बच्चियां हैं, ये यहाँ पर एक ट्विंस का जोड़ा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है और इसके साथ जैसे कि हम कह रहे थे ना कि लॉकडाउन में बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका लॉकडाउन में बड़ा फायदा हुआ है, उन्होंने घर बैठकर कुछ ऐसे इंटरेस्ट डेवलप कर लिए, कुछ ऐसे काम कर लिए, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स हासिल कर लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही 2 बहनों का, जुड़वा बहनों का जो बड़ी आइडेंटिकल भी हैं और उनकी कामयाबी बड़ी आइडेंटिकल है, बहुत अच्छी है, जो इस वक्त देख रहे हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं, हम आपको उनसे मिलवा भी देते हैं। तो हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है ज़ारा खान और ज़नोबिया खान ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, हम दोनों बिल्कुल ठीक है, आप लोग कैसे? हम ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि ज़ारा खान कौन है और ज़नोबिया खान कौन है? मैं ज़ारा हूँ और ये ज़नोबिया है। अच्छा, आप ज़ारा हैं, आप ज़नोबिया हैं। सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि आपने सर्टिफिकेट हासिल किया है माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म का। ये पावर प्लेटफॉर्म बेसिकली है क्या? क्या ये बिजनेस डेवलप करता है या फिर उसके सॉल्यूशंस बनाता है, उसको एनालाइज करता है? इसकी जरा मुझे डिटेल्स बताएं, कौन बताएगा पहले? ज़नोबिया बताइए। जी ज़नोबिया। पावर प्लेटफॉर्म एक लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है कि आप मोबाइल ऐप्स, फ्लोज, डैशबोर्ड्स और चैटबॉट्स बनाएं स्पीड और एजिलिटी के साथ। पावर प्लेटफॉर्म की 4 सर्विसेज हैं। पावर BI जो रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाता है, पावर वर्चुअल एजेंट्स जो चैटबॉट्स बनाता है, पावर ऑटोमेट जो वर्कफ्लोज बनाता है और पावर ऐप जिसको यूज़ कर आप ऐप्स बना सकते हैं फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप। यानी कि आप मुझे ये कह रही हैं कि मैं अगर ये इस्तेमाल करूं तो मैं इसे एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूं खुद से घर बैठे बैठे। वो कितना आसान है? क्योंकि आप लोगों के लिए तो आसान है, आप तो इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं, मेरे लिए और माया के लिए कितना आसान है ये बताएं। मैं तो, तुमने तो इतने सवाल कर लिया, मैं तो मजाल को समझ में आया इन्होंने क्या बोला है पिछले चंद सेकंड के अंदर। आप पहले जरा इनको समझाएं, आप क्या कह रहे हैं? पढ़ाई कैसे होती है, खेल का टाइम, मतलब पढ़ाई करते हो तो खेल का टाइम कैसे होता है, सब कुछ कैसे मैनेज करते हो? नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग पढ़ाई और खेलना और सब कुछ बैलेंस करते हैं। हमारे बाबा मामा ने हमारा स्केड्यूल बनाया है कि उसके अंदर कुरान की भी क्लासेस ले रहे हैं, खेल भी रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो हम लोग वीकली
पावर प्लेटफॉर्म को टाइम डेडिकेट करते हैं कि उसके अंदर नए अपडेट्स हों, कोई उसके अंदर हम लोग लर्न करते रहते हैं ताकि उसको परस्यू भी करें और उसकी और भी नॉलेज बढ़ाएं। परस्यू की बात कर रहे हो गुड़िया आप दोनों, तो ये बताओ परस्यू इसी में आगे करना है काम, इसी को आगे लेके जाना है, आगे क्या प्लान्स हैं इन फ्यूचर में? व्हाट डू यू वांट टू परस्यू? Personally, we would like to continue doing these certifications since it's a great way to test our knowledge. और हम लोग अब टेक्नोलॉजी को और एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे एज़र डेटा प्लेटफॉर्म को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, ये ख्याल आप दोनों को कैसे आया? क्या आपके अम्मी अब्बू ने कहा था कि टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं, आपको सर्टिफिकेट दिलाते हैं, या आपका अपना इंटरेस्ट था शुरू से, बचपन से टैबलेट्स में लगे रहना, एप्लीकेशंस में लगे रहना? क्या करते थे, कैसा ख्याल आया कि करने का? शुरू से हमें कोडिंग के अंदर बहुत इंटरेस्ट था। कोडिंग के अंदर हम लोग पढ़ते भी रहते थे, बुक्स भी पढ़ते रहते थे, कोडिंग करते भी थे, तो उसके अंदर से हमारा इंटरेस्ट बढ़ा। और जब हमारे बाबा की ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन होती थी, क्योंकि वो घर से बात करते थे। और बाबा क्या करते हैं? बाबा क्या करते हैं आपके? बाबा पावर प्लेटफॉर्म को दूसरों को बताते हैं उसके बारे में। और he's also from technology, he's also from IT, right? He's also, अच्छा, तो ये बताओ मुझे कि मैंने सुना है भाई, खबर आई है कहीं से उड़ती उड़ती शाज़े, तो कि आज तो माशाल्लाह इनकी बर्थडे भी है भाई, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं। ये बताओ, मैंने सुना है आप लोग किसी ऐप पे भी काम कर रहे हो, वो ऐप क्या करती है? हम लोग एक ऐप के बारे में काम कर रहे हैं, वो हमारे स्कूल के लिए है। ओके। जो हमारे टीचर्स को हेल्प करेगी कि वो अटेंडेंस लें, असाइनमेंट सेंड आउट करें, और हम लोग इवन सोचा है कि हम लोग उसके अंदर AI बिल्डर डालें ताकि उसको यूज़ करके हम लोग होमवर्क भी चेक कर सकें। ओह, तो यानी कि तुमने टोटल जितनी भी तुम्हारी क्लास में पढ़ने वाली थी उनकी तुम्हें दुश्मनी ले ली कि तुम अटेंडेंस हमारी फंसवा दो, तुम हमारा होमवर्क चेक करवा दो, अब तो कुछ मिस भी नहीं हो सकता, हम टीचर से झूठ कैसे बोलेंगे? उस दिन तो हम आए थे और टीचर आपने एब्सेंट डाल दिया, उसका क्या होगा? दोनों में से शरारती कौन है? दोनों ही शरारती हैं। अच्छा, दोनों ही माशाल्लाह शरारती है। तो दोनों शरारत क्या करते हैं और खेल क्या होता है? मैं जानना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि आपने इस तरह, शाजिद भाई ने भी आपको बताया कि आप लोगों ने कोविड के टाइम में काम भी किया, एवरी चैलेंज कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी, तो आपने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और इस पर काम किया। तो कैसे मैनेज, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी है? खेल भी उतना ही ज़रूरी है, आपने कहा खेलते क्या हो जिससे आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट नहीं होता। और मैं एडिशन करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं, या वो अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं कि वो अपने दिन को डिवाइड करें, खेलें भी, पढ़ें भी, सब कुछ करें। बच्चे अक्सर ये समझते हैं हम सिर्फ पढ़ेंगे तभी हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन खेलना भी जरूरी है। अपने दिन को किस तरीके से डिवाइड करना है, कैसे मैनेज करना है, तो आप लोग कैसे मैनेज करती हैं अपना पूरा दिन? हम लोग पढ़ाई को और खेलने को ना बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बाबा, हमारे मम्मा कहते हैं कि पढ़ाई और खेल एक साथ होना चाहिए। पढ़ाई के बाद खेल भी होना चाहिए, या तो फिर खेल के बाद पढ़ाई भी होना चाहिए, तो दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। तो जो बाकी बच्चे हैं वो आपसे इंस्पायर होते हैं, और जो आपके क्लास फेलोज हैं वो भी कहते हैं कि अगर ये लोग कोडिंग करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे। उनको यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोगों ने क्या करा है। कैसे समझ में आएगा? उनके साथ की जो साथी है वो कोई 10 साल आगे चल रही, कैसे समझेंगे वो बेचारे? आसान तो ये ब्यूटीफुल माइंड देखी मूवी, वो अपने टाइम से ऐड होता है ना एक इंसान, तो वो बेसिकली यू गाइज आर डूइंग एन एक्सट्रीमली अमेजिंग चीज। एक सवाल आया जहन में, हमने फिल्मों में देखा है कि आज हम रंग में जुड़वा हो रहे हैं ना, तुम लोग तो असल में आइडेंटिकल ट्विन्स हो, तो कहते हैं ना एक को कोई चुटकी ले तो दूसरे को आउच होता है, और किसी को कोई चोट लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, फिल्मों वाला सीन कुछ भी नहीं है। ग्रेट माइंड थिंक लाइक, ऐसा भी होता है, ऐसा तो जरूर होता है। मुझे आइडिया आया कोडिंग का, तुम्हें भी आइडिया आया, ऐसा कुछ कभी तो कुछ होता होगा यार, मैं भी यही सोच रही थी, तुम भी यही सोच रही थी, कभी है ना? कुछ तो होता होगा, कुछ तो आइडेंटिकल का फायदा होगा। मेरे ख्याल में माया का पॉइंट ये है कि क्या ऐसा है कि जैसे आपके इंटरेस्ट हैं वैसे ही इनके इंटरेस्ट हैं, जो आपको गेम पसंद है वो इनको गेम पसंद है, कोई ऐसी चीजें हैं? कुछ ऐसा है, लेकिन इसको भी थोड़ी डिफरेंट चीज़ें पसंद है, जैसे इसको पेंटिंग पसंद है और ड्राइंग पसंद है, और मुझे रीडिंग ज़्यादा पसंद है, रीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हूँ। अच्छा, 2 सवाल करूंगी एक साथ, दोनों में फड्डा किस बात पर होता है? झगड़ा किस बात पर? सेम चीज़ के ऊपर। सब चीज़ बाबा सेम चीज़ पसंद आ जाती है। सेम चीज पसंद, तो सेम हो ना, सेम चीज पसंद भी आएगी, इसमें झगड़ा कैसा? अच्छा, अगर एक हो तो झगड़ा हो जाता है। हाँ। और दोस्तों को प्रॉब्लम होती है कि भाई क्या मतलब तुम में से मिलने वालों को अगर आप हमें रोज देख रहे हैं तो फिर आपको डिफरेंस पता चल जाता है। ऐसे प्यारे चेहरे कौन रोज नहीं देखना चाहेगा, लेकिन जो पहली दफा देखते होंगे, जैसे कि शाज़ेब भाई ने कहा भाई ये कौन है और ये कौन है, नाम तो बता दो, ऐसा तो होता होगा ना पहली दफा मिलने वालों को, है ना?
तो दोनों की दोस्ती किस बात पे हो जाती है? भाई झगड़ा हो गया, दोस्ती कौन पहले पहल करता है, सॉरी कौन बोलता है दोनों में से? बहुत ही कोई जिद्दी बच्चियां हैं दोनों हैं। यही मेरे ख्याल में इनकी कामयाबी का राज है कि ये दोनों जिद्दी हैं, ये चाहती हैं कि हम सबसे पहले कामयाबियां हासिल करें, हम एक्सपर्ट बन जाएं माइक्रोसॉफ्ट में खासतौर पर। फ्यूचर प्लान्स आप लोग के क्या हैं, क्या करने जा रही हैं आगे जाके, कौन सी एप्लीकेशन डेवलप करने जा रही हैं? कोई बच्चों के लिए ऐसी खबर सुनाने जा रही है कि मैं कोई बच्चों के लिए भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करने जा रही हूँ बहुत जल्द, जिसमें उनके भी पढ़ाई में उनको खासतौर पर कोई मदद मिल सके? हम लोगों ने एक क्विज ऐप बनाया है जो हम लोगों ने ऐसा बनाया है कि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं अपनी नॉलेज, अगर हम लोगों को ये फैक्ट पता है या नहीं पता। जैसे कि IQ लेवल टेस्ट होता है इस तरह करके। ओके, एक और सवाल बहुत ज़रूरी, और वो ये था कि मुझे पता चला, ये बात सब लोग सुने, जितने भी पेरेंट्स अभी देख रहे हैं ये सवाल सुने, मुझे पता चला है आप लोग 8 साल की उम्र तक आप लोगों के पास कोई टैबलेट, कोई फ़ोन, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर, कुछ नहीं था? नहीं था। हमारे ये बात सच है? जी, हमारे पेरेंट्स हमें इंकरेज करते थे कि हम लोग आउटडोर गेम्स खेलें और रीडिंग करें। तो उससे ही पहले हमारी नॉलेज बढ़ी, फिर हमें कोडिंग का पता चला बुक्स में, और फिर उससे हमारे कोडिंग का बुक से पता चला है आपको, और उधर से आपने जो इंस्पिरेशन ली। वैसे आप लोग की एज क्या है? 11। और कौन सी क्लास में? 5 क्लास में। जब मैं था तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, और टेक्नोलॉजी के बारे में खैर उस वक्त तो खैर हमें कुछ भी नहीं पता था। अभी भी क्या लेकिन पता है? मैं सिर्फ इंस्पायर हो सकता हूँ इनसे, अभी भी हमें नहीं पता बहुत सारी चीजें। हम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और उसके बाद इस्तेमाल करें। हाँ, तो क्यों तो अब जब किताबों से पढ़कर कोडिंग की तरफ आए, उसके बाद सबसे पहले जब बोला कि हम इस तरफ आना चाहते हैं, अपने किससे बोला? अब्बा से बोला, अम्मा से बोला, दोनों से एक साथ बोला? हम लोगों ने अपने बाबा को बहुत बक करा था। जब हमें प्लेटफॉर्म का पता चला था, हम लोगों ने अपने बाबा को बक करते रहे थे कि उन्होंने कहा था कि लो कोड है, तो हम लोगों ने भी कहा हमें भी ये करना है। तो बाबा ने, जब हम लोगों ने उनको बक कर लिया, तो फिर उन्होंने हमें माइक्रोसॉफ्ट लर्न से इंट्रोड्यूस करा, जहाँ पे वो सारे रिसोर्सेज थे जिन्होंने हमें लीड करा टू बिल्डिंग आवर फर्स्ट ऐप व्हिच रेड डेटा फ्रॉम एन एक्सेल स्प्रेडशीट। क्या बात! एंड लेट द यूजर्स क्रिएट अ बजट। अनबिलीवेबल, कितना ब्राइट फ्यूचर इस वक्त इन दोनों को देखकर उम्मीद और मेरी बन वैसे गई मुझे है। इन दोनों की पहचान हो गई है, एक की ग्लासेस जो है व्हाइट हैं, एक की ब्लू हैं, मुझे पता लग गया है कौन सी जो है वो आइडेंटिकल टोन है। थैंक यू सो मच आने के लिए, वक्त निकालने के लिए, और दुनिया को ये बताने के लिए कि अगर आपके पास चैलेंज है तो अपॉर्चुनिटी भी है। कम उम्र में आपको मोबाइल, लैपटॉप सिस्टम्स की जरूरत नहीं है। ज़ेनोबिया और ज़ारा के लिए बहुत सारी दुआएं शाहजेबा मेरी तरफ से रहिएगा हमारे साथ। छोटे से वक्फे के बाद होती है मुलाकात सुबह सवेरे पाकिस्तान में, हम आपके मुंतज़िर। वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों से और आज भी हम मुसलसल ख़वातीन की कामयाबियों की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कामयाबियां समेट रही हैं, चाहे वो बच्चियां हों, चाहे वो ख़वातीन हों। आपने पेट्रोल पंप की भी एक स्टोरी की, बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है उसको, ख़ास तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं। ऐसे ही एक खातून ऐसी भी है, एक लड़की ऐसी भी है जो कि इस्लामाबाद में ढाबा लगाकर मुख्तलिफ लोगों की कफ़ालत कर रही हैं। वो कफ़ालत किस तरीके से कर रही है माया? बेसिकली शी इज़ नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद, वो मुजफ्फराबाद से हैं, और इस्लामाबाद में आने के बाद ढाबे के बाद जो उनके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा और देखा, वो कफ़ालत ऐसे कर रही हैं कि उनके जो गांव है मुजफ्फराबाद, वहाँ पर उनके जितने भी लोग उन पर डिपेंडेंट हैं, वो उनको यहाँ से कमा कर उनको भेजते हैं ताकि उन लोगों का जो है वो घर चूल्हा सब चल सके। और कहते हैं ना कि मेहनत करने में वाकई में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, काम काम होता है, रिस्क हलाल होता है, लेकिन कुछ स्टोरीज आपको हिलाकर रख देती हैं कि इस बिल्कुल। और समाजी इदारों के साथ मिलकर वो इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, और इसीलिए आज हमने उनको इनवाइट भी किया है। हमारे साथ मौजूद हैं आमिरा लियाकत साहिबा। आमिरा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा आमिरा, मास्टर्स के बाद आपने मार्केट में उतरने का फैसला किया, ढाबा खोला, और हम देख रहे हैं कि कामयाबियाँ भी आप समेट रही हैं, साथ साथ कफ़ालत भी कर रही हैं। तो ये ख्याल कैसे आया, ये फैसला आपने कब किया? थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया
मैं एक्चुअली एनजीओ में मैंने तकरीबन 10-11 साल काम किया है, तो मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा देहात में जाके। बहुत सारी औरतें ऐसी थी जिनकी हम हेल्प करते थे, वो ना हर टाइम मंथ के एंड पे देख रही होती थी कि कोई आएगा उनकी हेल्प करेगा तो वो अपने बच्चों का पेट पालेंगी। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे, कुछ हेल्प की मुख्तलिफ़ एनजीओ के साथ, मुख्तलिफ़ चैरिटी के साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प की। तो फिर मैंने, वैसे बिज़नेस का तो मेरा माइंड पहले से ही था, लेकिन फिर मैंने कहा मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे और ख़वातीन जो हैं जो ऐसे सोचती हैं लेकिन कर नहीं सकती, तो वो मुझे देख के कोई इस तरह का स्टेप उठाएं। तो फिर मैंने फाइनली जो है अपना ढाबा स्टार्ट किया, और F10 डी वाटसन के बिल्कुल सामने मेरा ढाबा है। और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, डिग्रेड भी किया। मुख्तलिफ, आपको पता है सोसाइटी है, एक्सेप्टेंस तो उस तरह से नहीं है, लेकिन मैंने हिम्मत से बस लगी रही अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, आपने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह का शुक्र है। तो आमरा ये बताइएगा कि मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तक का सफ़र कितना दिलचस्प रहा। आपने कहा कि लोगों ने वो हौसला अफजाई भी की और मेरी हौसला शिकनी भी की। तो हौसला शिकनी के वक्त क्या चीज़ आमरा को हिम्मत देती है, ताकत देती है, हौसला देती है, और वो उस कुव्वत के पीछे राज और ये सफ़र का जो जितना भी दिलचस्प रहा, कितना दिलचस्प रहा? जी, एक्चुअली मेरा तल्लक मुजफ्फराबाद के भी एक गांव से। आपको पता है गांव से निकलना, शहर तक आना इतना मुश्किल होता है, और वहां से आप एक कैपिटल में आ जाएं तो वो इतना इजी नहीं होता। तो बहुत मुश्किल से फैमिली ने, ख़ानदान वालों ने सपोर्ट किया। अपने कज़न्स को मैंने स्पेशली बोला कि मुझे इजाज़त दें। अम्मी कह रही थी कि नहीं, इस्लामाबाद नहीं जाना, आप इधर ही कोई छोटी। मुझे बहुत दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने एनजीओ में भी अच्छी जॉब की है। ये नहीं है कोई असिस्टेंट लेवल की, अच्छी सीनियर जॉब मैंने की। और फिर मैंने 2014 में मैंने इस्लामाबाद में आई, और फिर इसी तरह मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया, और साथ साथ इस तरह चैरिटी जो जहाँ से जितना फ़ंड मिल सकता था, थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, मैं अपने गांव में भेजती थी। वहाँ के बच्चे जो जिनका इलाज मुमकिन हो सकता था, इवन के अली मेडिकल में भी जाके मैंने कुछ डॉक्टर से डायरेक्ट अपने पैसों से पेशेंट चेक करा के आगे सारा इलाज फ्री कराया। तो इस तरह के बहुत सारे काम मैंने किए। और अभी जो मेरा मकसद, बिल्कुल आप बहुत सारे काम कर रही हैं, और हमारी नेताएं भी आपके साथ हैं। जी बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा, बताइए। तो मेरा अभी जो मकसद है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ख़वातीन ऐसी देखी हैं जो यंग होके बेवा होके बैठ जाती है, डिवोर्स हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, लेकिन उनको बाहर निकलना इतना मुश्किल लगता है। वो चाहती हैं करना, लेकिन वो नहीं कर सकती। तो मतलब ये ढाबा तो एक ऐसा है कि एक जो पढ़ी लिखी खातून नहीं है वो भी कर सकती है, जो पढ़ी लिखी, अगर मैं आके कर सकती हूँ। मेरी तो अच्छी जॉब थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी सैलरी थी, मैंने वो छोड़ के मैंने ये ढाबा स्टार्ट किया। सब मुझे कहते थे कि आमरा तुमने क्या स्टार्ट कर दिया, तुम ढाबे पे आके बैठ गई हो अच्छी जॉब छोड़ के। तो मेरा मकसद ही डिफरेंट था। आमरा मास्टर्स करने के बाद ये काम कर रही हैं। एक मुल्तान की खातून, जी बिल्कुल, और एक मुल्तान की खातून ने ढाबा ओपन कर दिया। उसने मुझे बुलाया हुआ था, वहाँ पे डिफेंस में उनका ढाबा है, और मैं परसों उधर गई हुई थी, और उधर से वापस आई हूँ तो मेरी अपनी वीडियो लग गई। और ये तकरीबन 2 मंथ पहले इन्होंने रिकॉर्ड की थी, और आके वापस आई हूँ तो वो भी लगी हुई थी। और मुझे खुशी है कि मुझे देख के जो ख़वातीन सोचती हैं, करना चाहती हैं, लेकिन नहीं आ सकती। देखें, जब तक आप रोएंगे तो आपके साथ कोई भी नहीं रोएगा। जब आप कोई डिसीजन करेंगे थोड़ी सी मुश्किलात आएगी, लेकिन जब आप एक उसको अचीव कर लेंगे तो हर बंदा आपके साथ खड़ा होगा। आमरा, जैसा कि आप इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। आप बताइएगा आप क्या बता रही थी, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपके ढाबे का मेन्यू क्या है। जी मेरा तो वही मकसद है, वुमेन एम्पावरमेंट। औरतों को खड़ा होना चाहिए, औरतों को बजाय हर महीने के एंड पे किसी का मुंह देखने से बेहतर है कि आप खुद अपना एक स्टेप लें और आगे बढ़ें। तो यहाँ पे कितने लोग आए, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हाय बेचारी ढाबा लगा के बैठी हुई है। तो मैंने कहा मैं तो मतलब मेरा कंसेप्ट ही नहीं है ये बेचारी वाला, कि मुझे बेचारी नहीं बनना। वाह वाह। तो मेन्यू में हमारे पास गोलगप्पे हैं, 3-4 किस्म के गोलगप्पे हैं, और कश्मीरी चाय, ओरिजिनल कश्मीरी चाय जो मैं खुद बनाती हूँ यहाँ पे। तकरीबन 5 घंटे में उसको प्रॉपर पका के उसकी रेसिपी तैयार करके। और इसके अलावा लोबिया चावल हैं कश्मीरी, और बाकी फ्रेश जूसेस सारे हैं।
चाट वगैरह है, चाय अच्छा है, आमरा, मैंने मटका आपसे मेन्यू चाय का इसीलिए पूछा है, मैं आपसे यही फास्ट जानना फूड चाह में रहा था कि बर्गर है। जितनी आपके मेन्यू से हैं इन सब पर कितनी कॉस्ट आती है? ज़ाहिर है आपके साथ कुछ आपके टीम मेंबर्स भी होंगे, कुछ आपके ऐसे साथ स्टाफ के लोग भी होंगे जो किचन में काम भी करते हैं, आप भी उनके साथ काम करती हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कितनी लागत आई ये ढाबा कायम करने में आपको? मुश्किलात तो आपने यकीनी तौर पर मुझे बताई हैं, जो आपने मुश्किलात झेली, उसके बाद ये ढाबा कायम किया, ये बनाया, और बहुत बड़ा आपका ये फैसला था, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर आपसे यही जानना चाहूँगा कि लागत कितनी आई ये पूरा ढाबा बनाने में, ताकि जो दीगर ख़वातीन चाहती हैं ढाबा बनाना उनके लिए भी एक आसानी हो जाए। राइट। लागत इसमें असल में ढाबा स्टार्ट करना कोई इतना बड़ा मतलब बहुत बड़ा बस ये कि दम होना चाहिए, तो इसमें मेरा तकरीबन 2 लाख तक खर्चा आया इसका सारा करने में। और मेरी जब स्टार्ट में इधर आके बैठी हूँ, आप यकीन करें कि मेरी 1500 सेल थी और मैं इतनी खुश थी, मुझे लग रहा था पता नहीं 1.5 लाख से भी ज़्यादा है। तो लगी रही और वो दिन ब दिन जो है ना 200 300 बढ़ते बढ़ते, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मतलब आते हैं कस्टमर, रिपीट कस्टमर हैं और खुश भी हूँ, अप्रिशिएट करके भी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आमरा, मेरा आपसे सवाल है जो थोड़ी देर पहले मैंने किया था, मैं दोहरा देती हूँ कि जब एक औरत खड़ी होती है इस माशरे में अकेले, तो उस पर उंगलियाँ और नज़रें बहुत उठती हैं और हाथ साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। तो जब आपके सामने कोई चैलेंज आता है इस तरह का, जो ख़ुद के भी और आपकी जैसी और माएँ बहन बेटियाँ जब आती हैं जो इस चैलेंज से गुजर रही हों, या तो उनकी डिवोर्स हो गई हो, या उनकी वो बेवा हो गई हो, या खुदा न खास्ता यतीम हो गई हो, तो उस वक्त आप उनको क्या कहती हैं? और आपके सामने कोई हाल ही में कोई ऐसी मिसाल आई जिसको देखकर और माएँ बहन बेटियाँ हिम्मत पकड़ सकें? जी आमरा। जी बहुत सारी ऐसे थे, इवन कि जो मुल्तान वाला केस है, ये बंदी भी इसकी सेपरेशन हुई हुई है और इसके 2 बच्चे हैं। तो ये कह रही थी कि मुल्तान में नहीं, इस तरह का नहीं हो सकता, तुम इस्लामाबाद में बैठी। मैंने कहा देखो जहाँ पे भी बैठो, जब तक तुम हिम्मत नहीं करोगी, तुम एक स्टेप नहीं लगाओगी, तो फिर उसने कहा कि अच्छा मैं करती हूँ। वो कहती थी, वो नहीं करती थी, फिर मैं उसको पुश करती कि तुम कर ही नहीं सकती, ये मेहनत वाला काम है, ये सिर्फ आमिरा ही कर सकती है। तो मैंने उसको इतना पुश किया, मैं चाह रही थी कि वो करे इसको ना। तो अभी उसने माशाल्लाह स्टार्ट कर दिया है और उसकी 2-3 दिन हुए हैं उसको स्टार्ट किए हुए, लेकिन माशाल्लाह एक मतलब मेरे लिए एक सक्सेसफुल स्टोरी है कि एक बंदी ने मुझे देख के ढाबा लगा दिया। तो मैं तो चाहती हैं आए ख़वातीन आए, मैं उनकी हेल्प करूँगी, इवन कि मुझे जाना पड़ा, उनको बताना पड़ा, तो मैं मतलब जहाँ भी वो कहें, आउट ऑफ टाउन भी हैं तब भी मैं तो आमरा मुल्तान गई उनके पास में करूँगी, क्योंकि मेरा मकसद ही जी मैं यहाँ से मुल्तान गई हूँ, वहाँ जाके उसके साथ पूरी अरेंजमेंट की, सब कुछ किया करके, और मैं परसों गई हूँ। तो आमरा ये भी जोड़ दीजिएगा जवाब, मैं खुद इधर अच्छा जवाब के साथ ये भी जोड़ दीजिएगा आमरा कि अगर तो आपको देखिए, अगर नहीं यकीनन पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है, और पाकिस्तान की औरतों के लिए मैं ज़्यादा इस वक्त फिक्रमंद हूँ जिनको नहीं पता कितना कम से कम बेसिक कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना लगा सकते हैं कि आप अपने लिए एक छोटा सा एक ढाबा आप प्रैक्टिकली खड़ा कर सकें। जी आप बहुत छोटी 20,000 की अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखें अगर आप यहाँ पे एक फ्राइज़ का ढाबा लगा दें, फ्राइज़ पे क्या खर्चा आता है, आपने 1 मन आलू ले लिए, 2200 के आलू आ गए, और 2200 के साथ आपकी यानी कि ट्रिपल आलू एक ऐसा आइटम है जिसके साथ आपकी ना तकरीबन 70% बचत होती है। तो आप एक छोटी सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चना चाट आप छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ ना जी आमरा, जो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो एक मोटिवेशन है, एक स्टेप उठाना है, जो आपने स्टेप उठाया और ये कदम उठाया, ये सोच कर के चाहे मुआशरा जैसी मर्जी बातें करें, आप नहीं रुकेंगी और आप जो अपना स्टार्टअप है, जो अपना बिजनेस है, उसको कामयाब बनाकर ही छोड़ेंगी। और इसके साथ साथ आप इंसानियत की खिदमत भी कर रही हैं। हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे शो में मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी, इस हवाले से सबको बता रही थी, और मेरे ख्याल में माया बहुत सारे ऐसी ख़वातीन होंगी जो आज बहुत इंस्पायर हुई होंगी आमिरा से।
बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा। मैं देखकर एक्चुअली इनकी डिटेल्स हम ज़रूर लेंगे, ज़रूर मैं भी पता करूंगी और आप लोग भी देखिएगा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। 20,000 की छोटी सी रकम के साथ आप अपना एक छोटा सा बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टार्टअप मनी इज़ ओनली 20,000 PKR रुपीज़। बिल्कुल, और अब हम जिस स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं माया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कतारें लग गई हैं बहुत लंबी लंबी और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको एम टैग मिलेगा और कैसे मिलेगा। हाँ, कैसे मिलेगा, क्या उसका जो है प्रोसीजर है, क्योंकि कतारें लगने का मकसद ये है कि जी एम टैग नहीं लगा हुआ, लेकिन लगवाना कैसे है, क्या वो प्रोसीजर आसान है या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे कि बातें की जा रही थी कि एम टैग के बगैर आप मोटरवे पे ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपको मोटरवे पे ट्रैवल करना है तो एम टैग की आपको ज़रूरत है, और उसको आप जब अपनी गाड़ी के लिए हासिल कर लेंगे तभी आप मोटरवे पर ट्रैवल कर सकेंगे। तो इसी मामले पर बात कर लेते हैं कि क्या मामला है, क्या मसले हैं, क्या परेशानी है लोगों को कि लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोग एम टैग हासिल करने के लिए थोड़े से परेशान भी हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें हासिल करने के लिए क्या इसका ऑनलाइन सिस्टम भी कोई बनाया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है। DIG मजहरुल हक काका खेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले सवाल तो मेरा आपसे यही है कि एम टैग हासिल करने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंबी कतारें लग गई हैं, लोग 2-2 घंटे इंतजार कर रहे हैं एम टैग हासिल करने के लिए। शुक्रिया जी मौका देने का। बिल्कुल लाइंस बन जाती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको ये खुशखबरी दे दूं कि गुज़िश्ता कल में 63% जो लोगों ने मोटरवे M2 पर लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में सफ़र किया वो एम टैग रिजीम में आ चुके हैं। मतलब कि हमारी तवक्कुआत 30% 30% से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 63 पर हम पहुंच चुके हैं। लोग बेतहाशा ताउन कर रहे हैं और बहुत अच्छे नताइज आ रहे हैं हमारे पास। हम एक दफ़ा तकरीबन 10 लाख एम टैग वाली गाड़ियां हो चुकी हैं। जैसे ही ये 15 लाख पर पहुंचेंगी ये रश तमाम ख़त्म हो जाएगा। लोगों से बहुत माजरत, उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन हम जितना पहले से ऐलानात कर रहे थे, अगर लोग पहले से इसको लगा लेते, अब भी मौका है। अपने सफ़र का आगाज़ सिर्फ आधा घंटा पहला करें और आधा घंटा हमारे पास रुकें और एम टैग लगवा के ज़रूर जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि अगर आपने कहीं जाना है सर तो वो आधे घंटे पहले निकलें और आधे घंटे का जो वक्त है वो आपके साथ गुजार कर जो एम टैग बूथ है उस पर जाकर अपना एम टैग का जो है वो आप उसके स्टार्ट ले सकते हैं, तो आपको रश में ना फंसना पड़े, तो आप अपने मंजिल पर भी टाइम पे पहुंच जाएंगे। सर यहाँ पर ये बता दीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये पॉसिबल था कि कोई ऑनलाइन सिस्टम ऐसा बना लिया जाता, कुछ आसान बना दिया जाता लोगों के लिए कि अपने मोबाइल फोन्स के जरिए या दीगर प्रोसीजर्स के जरिए वो ऑनलाइन बैठकर अपने एम टैग्स हासिल कर लेते? नहीं, इसकी हमने खुद इजाजत नहीं दी। उसकी रीजन ये है कि ये सिर्फ एक रेवेन्यू का, जिस तरह लोग इसको देख रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ रेवेन्यू का एक टूल है, नहीं, ये एक लॉ एनफोर्समेंट का भी टूल है। हम इसमें चोरी की गाड़ियां, अप्लाइड फॉर गाड़ियां, मोटरवे पर वाकयात होते हैं, उस गाड़ी को हम देख रहे होते हैं कि वो टूल प्लाजा पर एग्जिट कर रही थी, उसके पास जाली नंबर उसने लगाया हुआ था। ये तमाम चीजें इस रिजीम के जरिए खत्म हो जाएंगी। आपको एक साफ शफाफ रोड मिलेगी। आपको ये फिक्र नहीं होगी कि मेरी बीवी अपने बच्चों के साथ अकेले सफर कर रही है तो कोई हादसा पेश आ गया तो मोटरवे पुलिस वालों को तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं, अभी हमें हर चीज। अच्छा मजहरुल हक साहब, यानी कि यहाँ पर हम ये समझ लें कि अगर एम टैग किसी गाड़ी को मिल जाएगा तो वो गाड़ी इलीगल नहीं होगी, वो गाड़ी कोई चोरी की नहीं होगी, उसमें कोई क्रिमिनल ट्रैवल नहीं कर सकेगा मोटरवे पे, और इस तरीके से भी मोटरवे को सेफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल, आप इस बात की तह तक पहुंच गए हैं। ये सिर्फ रेवेन्यू का टूल नहीं है, ये लॉ एनफोर्समेंट का भी टूल है। ये इसमें हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी, हम बाकी लॉ एनफोर्समेंट को मदद कर सकेंगे। और ये जो लाहौर इस्लामाबाद की जो रोड है जिसको हम M2 कहते हैं, ये कौम की शाहराह है। इस पर 10-15 लाख गाड़ियां दिन की आती हैं और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि ये बिल्कुल इतनी सिक्योर और सैनिटाइज हो कि इस पर किसी किस्म की गुंजाइश गलती की न रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बस एक छोटा सा सवाल का अगर आप छोटा सा मुख्तसर जवाब दे सकें कि मेरा ख्याल है अगर इतना लॉ एनफोर्समेंट की अगर हमारा फोकस आ चुका है तो जिन लोगों को जो बेसिकली क्रिमिनल्स हैं या क्रिमिनल माइंड रखते हैं वो तो एम टैग की तरफ आएंगे ही नहीं, फिर तो वो खुद से यहाँ से जो है वो जो है शॉर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। और आपके जरिए मैं सबको एक गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों देना चाहता हूँ कि 2 हफ्ते बाद
रेड लेन जो है यानी कि कैश लेन मोटरवे से ख़त्म हो जाएंगे। इसमें कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है। हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनाम गनी साहब का भी बिल्कुल इरादा क्लियर है। हमारे साथ जो दीगर इदारे हैं, FWO है, MHA है और कंसेशनियर जो हैं हमारे, सब इससे एक बात पर आ चुके हैं कि 2-3 हफ्ते में देयर विल बी नो रेड लेन, किसी किस्म की कैश एंट्री नहीं होगी, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ये टोटली अनमैन्ड और ऑटोमेटेड लेन। तो इसमें जो लोग फंसेंगे उनकी जिम्मेवारी होगी और ये उनका अपना फैसला होगा कि हम आगे जाके ना चाहते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ मौजूद है DIG मजहरुल हक साहब, हमें तफसीलन इस हवाले से बता रहे थे MTAG के हवाले से, और ये कितना ज़रूरी है अब आपके लिए, अब तो आप लोग जान ही चुके होंगे। तो सबसे पहले जाइए, अगर आप लोग मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं तो अपना MTAG फौरी तौर पर हासिल कर लीजिए। बिल्कुल कर लीजिए, और अच्छा जो है वो एक दिन का आगाज़ करते हैं, और आज का दिन का आगाज़ बहुत अच्छी अच्छी खबरों से हुआ। सबसे अच्छा ये हुआ कि सेहत कार्ड, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना वादा जो है वो पूरा किया, और उम्मीद करते हैं कि सिंध की तरफ ये सेहत कार्ड भी आएगा। और उम्मीद के साथ साथ दुआ भी करते हैं, क्योंकि दुआओं में होती है बड़ी ताकत, और इस ताकत के साथ होगी फिर आपसे मुलाकात कल सुबह सवेरे पाकिस्तान में। शाज़िया बुरमाया को दीजिए सिर्फ कल तक के लिए इजाज़त, बहुत लंबा नहीं, होंगे आपके साथ कल फिर। अल्लाह हाफ़िज़।